दिस इज़ मी नवीस फ़ातिमा। आप सबको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आई होप आप सब हमारे आज के टॉपिक से तो अवेयर होंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट एंड हम चलते हैं आज के प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरा नाम नवीस फ़ातिमा है। आई एम साइकोलॉजिस्ट, NLP प्रैक्टिशनर एंड लाइफ कोच। और आज का जो ये प्रोग्राम है हमारा, बेसिकली इसको कंडक्ट करने का मकसद ये था कि जितना हम इंसान जितना अपने दिमाग को बेहतर तौर पे समझ पाएंगे, उतना ही हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में, अपने मामलात को बेहतर करने में, अपनी ज़िंदगी के मसाइल को कम करने में मदद हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम एक ऐसा इंसान जो कंप्यूटर पे काम करता है, ठीक है, कंप्यूटर को किसी भी तरह इस्तेमाल करता है और उसको इस्तेमाल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, तो उसके काम की एफिशिएंसी, और एक ऐसा इंसान जो अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना जानता है, उसको उससे काम निकलवाना जानता है, वो बहुत कम वक्त में उससे बहुत अच्छा काम और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क भी बहुत आसानी से करवा लेता है। बिल्कुल इसी तरह इंसानी दिमाग भी होता है। इंसानी दिमाग को जब कोई इंसान इस्तेमाल करना सीख जाता है, वो सीख जाता है कि हम इंसानी दिमाग काम कैसे करता है, उसकी बेसिक समझ आ जाती है इंसान को। तो उस इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारना, ज़िंदगी के मसाइल को हल करना बहुत आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जिसको अपने ब्रेन के प्रोसेसिंग के बारे में, अपने ब्रेन के बेसिक फंक्शंस के बारे में कोई ख़ास नो हाउ नहीं होती है। यही वजह है आज के प्रोग्राम को अनाउंस करने की और इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने की जनरल पॉपुलेशन के लिए, ताकि सब लोगों को अवेयरनेस हो, हमारी कम्युनिटी में ये अवेयरनेस फैले कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। इसके लिए आज हमारे पास जो गेस्ट हैं उनको मैं खुशामदीद कहूँगी, दावत दूँगी कि आएँ और हमें अपनी नॉलेज से हमें हमारी अवेयरनेस को मज़ीद बढ़ाएँ कि हाँ, ये सब चीज़ें हमारे लिए कैसे काम करती हैं और हम अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसान कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको तारुफ़ कराऊँगी सर अब्दुल रशीद, सर अब्दुल रऊफ़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस, सर अब्दुल रऊफ़ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ये NLP मास्टर प्रैक्टिशनर हैं। इसके अलावा सर लाइफ कोच हैं। इसके अलावा इन्होंने हिप्नोथेरेपिस्ट एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट भी काम करते हैं एंड सिल्वर ग्रेजुएट भी हैं। सर आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे इतने अहम टॉपिक को हमारे लिए चुना आपने कि हम इस पे काम करें। तो प्लीज़ आप हमें इस पे आगाह करें कि हाउ हमारा आवर ब्रेन वर्क्स एंड हाउ वी कैन यूज़ इट इन अ बेस्ट वे टू मेक आवर लाइफ मोर इजी, मोर ब्यूटीफुल एंड सॉल्व आवर डेली लाइफ इश्यूज। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ सबको मेरा ख्याल है क्लियर आ रही होगी। मुझे ज़रा रिस्पांस से ज़रूर बता दीजिएगा। वेरी गुड। सबसे Yes, पहले तो नवीस जी, सबसे पहले तो नवीस और मोहम्मद साद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने लोगों को ग्रुप के अंदर बहुत एक्टिव रखा, लोगों की पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा रही और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं यहाँ पे, ब्यूटीफुल माइंडेड पीपल जितने भी हैं, मैं उन सबको वेलकम करना चाहूँगा यहाँ पे। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कोई कम तो नहीं है जहाँ पे आवाज़ सबको समझ आ रही है? दैट्स गुड। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, आज का टॉपिक का जिस तरह इंट्रोडक्शन तो करवा दिया नवीस ने, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट एक ना इंसान की कहानी से करना चाहूँगा। इंसान की कहानी या इंसान का कोई वाक़या। होता यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस ज़मीन के ऊपर भेजता है और वो इंसान को किसी भी खिते में भेज सकता है। वो इंसान को किसी सर्बिया के इलाके में भेज सकता है, ठंडे इलाके में भेज सकता है, कहीं अफ्रीका के जंगलों में भेज सकता है, कहीं ऐसी कम्युनिटी में भेज सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड किस्म के कंट्रीज़ हैं, कुछ गाँव में भेज सकता है, कहीं पे भी भेजता है इंसान को। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसे एक ख़ास किस्म का एनवायरनमेंट मिल रहा होता है वहाँ पे। उस एनवायरनमेंट के अंदर वो बहुत सी चीज़ें जो है वो गेन करना शुरू करता है। सबसे पहले जो उसका एनवायरनमेंट होता है, इंसान को जो मिलता है वो उसके वालिदैन होते हैं। वो वालिदैन, उसके बाद उसके असातिज़ा, उसके बाद उसका मुआशरा, ये सारे मिलके उसकी कोई ना कोई लर्निंग का हिस्सा बन रहे होते हैं। उसके बाद इंसान की कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। जब वो इस लर्निंग को ले रहा होता है तो इसके दौरान उसको अपने इर्द गिर्द के माहौल से
लर्निंग की बेस के ऊपर वो कुछ ना कुछ चीज़ें बिहेव करना शुरू करता है, और जो बिहेवियर्स अपने उसके इस दुनिया में सामने आते हैं, तो उन बिहेवियर्स की बेस के ऊपर उस इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियतें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अब कहानी में इस जगह ट्विस्ट एक आता है कि जहाँ पे उसके अंदर कुछ सलाहियतें पैदा होती हैं, क्योंकि ये सलाहियतें वो होती हैं जो उसको इस माहौल से मिली होती हैं। अब लाज़िम बात है, इस माहौल के अंदर उसको अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं, उसको कुछ बुरी चीज़ें भी मिल रही हैं। इसी माहौल के अंदर जब उसकी परवरिश हो रही है तो उसको बहुत सी बातें ऐसी बताई जा रही होती हैं कि ये ऐसा है, ये ठीक है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें उसमें मिल रही होती हैं। अब ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि जब वो इन सारी सलाहियतों के साथ सामने आने लगता है, तो उसके कुछ ना कुछ बिलीव्स बनना शुरू हो जाते हैं इसके ऊपर। मतलब है कि कुछ चीज़ों को वो अपने अकीदे का हिस्सा बना लेता है कि हाँ, ये बात ऐसे ही है। अगरचे बहुत से बिलीव्स ऐसे होते हैं उसके अंदर, जो कि उसकी तरबियत की वजह से वो बन जाते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें उसके लिए वैल्यूज़ बनना शुरू हो जाती हैं। मतलब है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो अहम समझना शुरू कर देता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो गैर अहम समझना शुरू कर देता है। तो ये सारी की सारी उसकी एक कंडीशनिंग हो रही होती है। अब जब ये कंडीशनिंग हो रही होती है, तो ये जो एक पीरियड होता है उस इंसान का, मेरी नज़र में ये पीरियड उसका बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं, उसकी ज़िंदगी का असल वो एक पॉइंट होता है, जहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ पॉज़िटिव चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने में हेल्प आउट कर रही होती हैं उसको। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे उसको स्टक कर रही होती हैं। तो ये सारा वो एक एरिया होता है, ये सारा वो एज होती है, इस एज के अंदर इंसान का वो बिलीफ्स, वो वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें यहाँ तक बन चुकी होती हैं, जहाँ पे आके अ, उसकी जिसे कहते हैं ना आइडेंटिटी या शनाख्त जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है इंसान की कहानी के अंदर, वो ये होता है कि कुछ लोग इन्हीं बिलीफ्स को लेके, इन्हीं चीज़ों को लेके सारी की सारी ज़िंदगी इसी में गुज़ार देते हैं और दोबारा चले जाते हैं इस दुनिया से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि ये आखिर ये चीज़ें हमारे अंदर आई हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो जब सोसाइटी के अंदर बाहर निकलता है, तो लाज़िम बात है उसकी लर्निंग और कुछ दूसरे लोगों की लर्निंग, जब उनका आपस में एक इंटरेक्शन होता है, तो उसको बहुत सी चीज़ों के अंदर कंट्राडिक्शन भी महसूस होता है, कॉन्फ्लिक्ट महसूस होता है, तज़ादात नज़र आते हैं। तो वहाँ पे इंसान सोचना शुरू कर देता है कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर कुछ कम रह गई हैं। अब यहाँ पे 2 तरह के काम करता है वो इंसान, या तो वो पढ़ता है, सुनता है, सीखता है किसी से, या खुद सीखता है, और जब वो खुद पढ़ता है, सीखता है, तो बहुत सी चीज़ें उसके अंदर तब्दील हो जाती हैं। और इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, मैं समझता हूँ कि उनको मौका नहीं मिल पाता, और वो इस तरीके से इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होते। ना समझने की वजह से उनके अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। वो तब्दीलियाँ किसी भी सूरत में हो सकती हैं, वो ओवरथिंकिंग की सूरत में हो सकती हैं, वो स्ट्रेस की सूरत में हो सकती हैं, ठीक है? वो इसी तरह डिप्रेशन की सूरत में हो सकती हैं, वो रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं, वो एजुकेशन के मसाइल हो सकते हैं, वो बच्चों के मसाइल हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जिसका उसको सामना करना पड़ रहा होता है। अब क्योंकि उसको प्रॉपर कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा होता, ना उसने कोई कोशिश की होती है, तो वो स्टक हो जाता है। अच्छा, अब इंसान की इस कहानी के अंदर मैं जहाँ समझता हूँ, जो इस जहाँ से हम इस टॉपिक की तरफ हम जाएँगे, वो ये होता है कि बहुत से लोग, एक तो वो है ना जिन्होंने कोशिश ही नहीं की कभी जानने की और दुनिया से चले गए, और उनके नज़दीक वही चीज़ें जो उनको उस एनवायरनमेंट से मिली थी, उनको वो ठीक समझते रहे, उसी की बिना पे अपनी ज़िंदगी गुज़ारते रहे और दुनिया से चले गए। और उन्होंने कभी देखा नहीं क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसी हमारी परवरिश हो रही है, कैसी तरबियत हुई है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उनको नहीं पता, चले गए, खत्म हो गई बात। प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो थोड़ी-सी सोचने समझने की सलाहियत रख रहे होते हैं। अब जब सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, उनको वहाँ पे आके जब ये इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस आती हैं,
उनको महसूस होता है कि ये मामलात मेरे साथ क्यों हो रहे हैं, ये चीज़ें बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं है, या मैं इनको क्यों नहीं ठीक कर पा रहा या क्यों नहीं ठीक कर पा रही, ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ क्यों हो रही हैं। तो बेसिकली इंसान की कहानी जो है वो यहाँ पे, अगर मैं इसको सम अप करूं, तो इंसान की इस कहानी में यहाँ पे जो मरकजी किरदार अदा कर रहा होता है वो उसका दिमाग होता है, क्योंकि वही उसकी ये सारी की सारी परवरिश, उसकी सारी अपब्रिंगिंग की वजह बना होता है। अब ये इंसानी दिमाग जहाँ को जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान अपने इस दिमाग को प्रॉपर तरीके से समझ ले कि इंसान का ये दिमाग सोचता कैसे है, ये चीज़ों को समझता कैसे है, उसके बाद ये बिहेव कैसे करता है, उसके बाद इसके अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ये कैसे आती हैं, उसके बाद उसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म की सोचें, मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस, ये सारे कैसे पैदा होते हैं। जब इन चीज़ों को समझना के काबिल हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि 50% जो उसके मसाइल होते हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर कोई 50% मसाइल रह जाएँ, तो अगर प्रॉपर तरीके से वो कहीं से गाइडेंस हासिल करे तो उसके वो भी प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल सादा अल्फाज के अंदर समझाऊँ। लाज़मी बात है हमारी, क्योंकि ये पूरी एक वेबनार्स की सीरीज़ हमने चलानी है, उसके अंदर बहुत से इश्यूज़ को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो मैं चाहूँगा कि हम आहिस्ता-आहिस्ता इनको लेके चलें और आज बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमारे पास हैं। और मैं इतना भी यकीन के साथ आज आपको कह सकता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें आज हम समझने जा रहे हैं, इनको समझने के आपके 50% मसाइल यहाँ पे हल हो जाएँगे। 50% मसाइल क्यों हल हो जाएँगे? इसलिए हल हो जाएँगे कि मुझे आइडिया हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये फलाँ इश्यू मेरी ज़िंदगी में क्यों आया था, ठीक है? और मैं कोशिश ये करूँगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा ताकि मुझे पता चले कि आप एक्टिव बैठे हैं यहाँ पे। कोशिश ये करनी है कि जब मैं ये प्रोसेस आपको बताना शुरू करूँ, तो वैसे तो हमारा दिमाग जो होता है वो ऑटोमैटिकली रिलेट करना शुरू कर देता है, कि हाँ, मेरा ये इश्यू था तो उसकी ये शायद इन प्रोसेस से गुज़रा है, मेरा माइंड इस वजह से ये प्रॉब्लम आई होगी मेरे साथ। तो वो ऑटोमैटिकली रिलेट करता जाएगा, जब रिलेट करता जाएगा तो उससे आइडिया होता जाएगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम, ये असल जड़ यहाँ पे थी और मैं इसको क्या समझता रहा था। और ये चीज़ मेरे अंदर अगर आई है तो इस वजह से आई है। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपके 50% मसाइल यहाँ पे हल हो जाएँगे। मैं कोशिश करूँगा कि इसको शॉर्ट रखूँ गुफ्तगू को, और उसके बाद मैं एक और रिक्वेस्ट भी आपसे करूँगा कि आप, अगर आपके पास नोटबुक हो तो इनको ज़रूर नोट करते जाएँ। कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है इस वक़्त, चैट के अंदर भी आप शेयर कर सकते हैं, वरना कोशिश करें कि आप इनको लिखते जाएँ। और आफ्टर 20 या 30 मिनट्स के बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप सबके सवालात को जो है मैं ज़रूर लूँ, उनको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके जी, अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कि इंसानी दिमाग सोचता कैसे है, ये होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके अंदर जो चीज़ें बनती हैं, ये सारी जो मैंने स्टार्ट की थी इंसान की कहानी के अंदर, कि वो जो माहौल उसको मिल रहा होता है, उस माहौल के अंदर जो उसकी कंडीशनिंग हो रही होती है, जो उसकी मेमोरीज़ बन रही होती हैं, वो कैसे बन रही होती हैं। तो इसकी इब्तिदा मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि हमारा जो दिमाग जो है, वो आप सब जानते हैं कि हम मोस्टली जो है अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है हमारी इसकी देखने वाली हिस्स का होता है। हम इन 5 सेंसेस के ज़रिए इन्फॉर्मेशन को ले रहे होते हैं। अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जब बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है। इवन कि साइंस तो ये भी कहती है कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, तो उस वक़्त भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन वहाँ से गेन कर रहा होता है। और बीइंग अ मुस्लिम्स हमने ये चीज़ देखा है, बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं, जब बच्चा पेट में होता है तो वो कोशिश करती हैं कि वो पॉज़िटिव रहें, वो गुस्सा ना करें, वो अच्छी बातें करें, वो कुरान की तिलावत करें। मतलब है कि माहौल ऐसा बना के रखें ताकि मेरा बच्चा जब इस दुनिया के अंदर आए, तो काफ़ी कुछ उसकी जो है अपब्रिंगिंग अच्छी हो चुकी हो। खैर, इन 5 सेंसेस के ज़रिए हम इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करते हैं। हर बच्चा ले रहा होता है। अब मैंने नोट किया है, आपने भी नोट किया होगा कि बच्चा जो है वो छोटी सी छोटी चीज़ को भी अ, सीख रहा होता है वालिदैन से। इवन के छोटे-छोटे से जेस्चर्स जो होते हैं उनको भी वो ले रहा होता है, उसको पता लग रहा होता है कि मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे बहन, मेरे वालिद जो है कौन-सी चीज़ को कहाँ रख रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं।
इसके अलावा जब थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो वो माँ बाप की टोन को एक्सेस कर रहा होता है कि ये कि कौन सी बात किस टोन के अंदर कर रहे हैं और इसका मतलब क्या होता है। सेम इसी तरह कुछ ऐसे वालिदैन होते हैं, ठीक है, माएँ होती हैं। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे पॉज़िटिव की चीज़ें, थोड़ी-सी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करूँ, क्योंकि हम हमने अल्टीमेट जो डिस्कस करना है, वो उन चीज़ों का करना है जो इश्यूज़ हमारे अंदर आ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वालिद किसी काम से थका हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ और उसने गुस्से से बात की, तो वो जो उसकी जो टोन होती है, उसका जो अंदाज़ होता है, वो भी बच्चा गेन कर रहा होता है। वालिदा किसी चीज़ के ऊपर उसको डाँट रही हैं, तो वो भी ले रहा होता है। सेम इसी तरह जब वो बड़ा होने लगता है तो उसको बहुत सी बातें बताना शुरू कर दी जाती हैं कि बेटा ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, ये इस तरह करनी चाहिए, ये ऐसे करनी चाहिए। सेम यही चीज़ असातिज़ा से सीख रहा होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा कि बहुत से वालिदैन और बहुत से असातिज़ा और बहुत से रिश्तेदार, क्योंकि उनकी अपनी जो परवरिश होती है, वो एक नॉर्मल माहौल में होती है और बहुत सी ऐसी चीज़ों को, जिनको मैं कहता हूँ साइकोलॉजिकली पता होनी चाहिए वालिदैन को, हमारे क्योंकि माशरे के अंदर मोर देन 90% मैं समझता हूँ नहीं पता होती वालिदैन को। तो उस वजह से जिस तरीके से उनकी कंडीशनिंग हुई थी, जिस तरीके से उनकी परवरिश हुई थी, वही बिलीव्स, वही आदत, वही तौर तरीके, वही सारी चीज़ें वो अपने बच्चों के अंदर इंस्टॉल कर रहे होते हैं। अब जब ये चीज़ें इंस्टॉल हो रही होती हैं, उनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गैर अहम होती हैं, जिनको बाज़-औक़ात अदब के तौर के लिहाज से, बाज़-औक़ात उनको अपनी अना के तौर पे और बाज़-औक़ात उनको बल्कि मैं ये लफ़्ज़ भी नहीं बोलना चाहूँगा, वो अपने तौर पे उनको ठीक समझ के वो अपने बच्चों की परवरिश के अंदर डाल रहे होते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये चीज़ें बाज़-औक़ात बच्चों के लिए हमारे नुकसानदेह हो सकती हैं। ठीक हो गया? अब मैं ये बात ये क्यों करने जा रहा हूँ, मैं इसका थोड़ा-सा हवाला देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो स्पेशली नौजवान हैं, जो टीनेज होते हैं, हमारे यहाँ देखा गया है कि उनके वालिदैन के साथ जो ताल्लुकात होते हैं, वो उस तरीके से पावरफुल नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि वालिदैन ने अपने तरीके से उनकी परवरिश की होती है। जबकि इस नस्ल के बच्चे जो हैं ये जो टीनेज के बच्चे होते हैं उनकी सोच थोड़ी-सी डिफरेंट हो रही होती है, वो और चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं। उस बिना पे उनको फ़ील हो रहा होता है कि हमारे आपस में इख्तिलाफ़ हो रहे हैं। और हमारे वालिदैन को क्योंकि पता नहीं होता कि यहाँ पे हमने बच्चों को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, उनको सुनना है, उनकी राय को जानना है, उनको अपने मामलात के अंदर शामिल करना है। तो वो बाज़ औक़ात बच्चों की तरबियत के दौरान इन चीज़ों से उनको दूर रखते हैं। और जब दूर रखते हैं तो उसके फिर नताइज जो है वो बड़े बुरे हमें नज़र आ रहे होते हैं। वो नताइज इस सूरत में आते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो बाद में वो नौजवान जो है वो किसी न किसी स्ट्रेस में, किसी न किसी ओवरथिंकिंग में, किसी न किसी इस तरह के मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अब लाज़मी बात है, बाज़ अपने अदब की वजह से और एक एहतराम के उसकी वजह से वो अ, मतलब अपने वालिदैन के सामने बात नहीं कर सकते। उनको बता नहीं सकते कि हमारे साथ ये मसाइल हैं। उनको डिस्कस नहीं कर सकते, डिस्कस करना चाहें तो उनको अल्फ़ाज़ नहीं मिल पा रहे होते। उसकी वजह यही होती है ना कि क्योंकि उनकी परवरिश ही ऐसी की गई थी कि वो उनके नज़दीक यही चीज़ सच था, उन्होंने वही चीज़ इंस्टॉल कर दी। अब बच्चों के लिए वो मुश्किलात हो रही होती हैं। अब यहाँ पे पॉइंट है जो मैं यहाँ पे जो है आप सबके लिए यहाँ पे करना चाहूँगा, स्पेशली वो लोग जो यहाँ पे बैठे हैं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छी सोच के मालिक हैं सब के सब। होपफुली समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी हर इंसान के साथ क्योंकि प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ होती हैं। तो वो हमारे पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पे बैठे हैं, जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ मसाइल हैं, कोई ना कोई इश्यूज़ चल रहे हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले वो इस पॉइंट को नोट करें कि जब इन 5 सेंसेस के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, ठीक है? वो इन्फॉर्मेशन उनको असातिज़ा से भी मिल रही थी, वालिदैन से भी मिल रही थी, सोसाइटी से भी मिल रही थी। अब उनको नहीं पता था कि ये चीज़ कितनी हद तक ठीक है, कितनी हद तक गलत है, और उस चीज़ को वो अपनाते गए। और अब जब आके उनकी वो उस कंडीशनिंग की बेस के ऊपर जब वो दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने लगते हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। अगर इसी पॉइंट को वो सामने रखें और वो ये ज़हन के अंदर सोचें कि हो सकता है मेरे ज़हन ने कुछ ऐसी बातों को सुन लिया हो, कुछ ऐसी बातों को महसूस कर लिया हो, लाज़िम बात है 5 सेंसेस यूज़ हो रही है ना, कुछ ऐसी चीज़ों को देख लिया हो, जो कि शायद रियलिटी नहीं थी,
और मैंने उनको रियलिटी समझ के मेरे माइंड ने मेरी मेमोरीज का हिस्सा बना दिया। ठीक है, अब लाजमी बात है जब वो मेरी मेमोरी का हिस्सा बन गई तो मैं उसको एज इट इज ठीक समझता रहा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अब जाके उनका टकराव हुआ, जब टकराव हुआ तो मुझे आज फील हुआ, आज इस बात की अवेयरनेस हुई कि मैं अगर थोड़ी देर के लिए ये बैठ के अपने आप से ये बात कहूँ कि हो सकता है कि किसी मौके के ऊपर मेरे कानों में जो बात पड़ी थी या सुनी थी या पढ़ी थी या बताई गई थी वो हो सकता है गलत हो, और असल मामला कुछ और हो, और मैं उसको इस नज़र से देख रहा हूँ। तो इससे आपकी बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। आपका माइंड एक नया पर्सपेक्टिव क्रिएट करना शुरू कर देता है आपके लिए, जिससे आपका माइंड जो है वो उन चीज़ों को दोबारा रीफ्रेम करना शुरू कर देता है, रीडिफाइन करना शुरू कर देता है जो आपके लिए मसाइल बने थे। इसी तरह एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो ये है कि हमारा माइंड ना 3 काम ज़रूर कर रहा होता है हमारे साथ, और वो हम सबके साथ हो रहा होता है। एक तो ये है कि हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है इन 5 सेंसेस से, हमारा दिमाग इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करता। अगर ये प्रोसेस करता तो शायद हमारा माइंड जो है वो, या हमारा ब्रेन जो है वो ब्लास्ट हो जाता। सारी इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस नहीं करता, बहुत सी चीज़ों को ये डिलीट कर देता है, और बहुत सी चीज़ों को ये डिस्टॉर्ट कर देता है। मतलब है बिल्कुल वो गलत मलत कर देता है उनको आपस में। कुछ मतलब होता है, कुछ और मतलब दे देता है। और तीसरा काम ये कर रहा होता है कि हमारा माइंड जो है बहुत सी चीज़ों को पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे या पास्ट रेफरेंसेस की बेस के ऊपर उनको जनरलाइज कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल पास्ट में मेरे साथ एक दुकानदार ने किसी मतलब रूड उसमें बात की, तो मैं दोबारा जब भी उसकी शॉप के सामने से गुजरूंगा तो मेरा दिमाग यही कहेगा यार ये बंदा ठीक नहीं है, इसके साथ मुझे नहीं जाना चाहिए। इसी तरह की कोई रिश्तेदार, कोई टीचर हमारा, उसके साथ कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ हो या किसी मौके के ऊपर उन्होंने बिला वजह आपके ऊपर गुस्सा किया हो या डांट किया हो या आपको हिट किया हो, तो हमारा दिमाग जो है उनके साथ बारे में एक जनरलाइज एक वो बना लेता है कि ये ऐसे ही है। उसके बाद जब भी इसी तरह आपने देखा होगा कि आपके रिलेटिव्स के अंदर भी यही मामला चल रहे होते हैं कि बहुत से लोगों के बारे में अक्सर तो हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हमारे पेरेंट्स की तरफ से बता दिया जाता है ये रिलेटिव आपका अच्छा है, ये बुरा है, ये फलां रिश्तेदार अच्छा है, ये ऐसा है, ये आपका हमसाया अच्छा है, ये फलां है। ठीक है, और ये चीज़ हर सतह के ऊपर हो रही होती है। मुआशरती सतह पर भी बताया जा रहा होता है, दीनी सतह के ऊपर बताया जा रहा होता है। हमारे यहाँ जो मसालिक बन जाते हैं इसी बेस पे बनते हैं। अब बच्चा किसी घर के अंदर पैदा हुआ, उसे एक मसलक मिला, एक मजहब मिला, और उसी को लेके बेचारा चल रहा होता है और उसी को ही 100% एक्यूरेट समझ रहा होता है। ठीक हो गया। यही चीजें हैं जो बाकी हमारी जिंदगी के मामला होते हैं उनको भी इसी तरीके से ले रहा होता है। अब ये क्या करता है, उन्हीं पास्ट रेफरेंसेस की बेस के ऊपर जनरलाइज भी कर रहा है, डिस्टॉर्ट भी कर रहा है और डिलीट भी कर रहा है। अब यहाँ पे ये पॉइंट समझने की जरूरत है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे जहन के अंदर किसी चीज ने किसी वजह से स्ट्रेस में आया हूँ मैं, तो मैं अगर यहाँ से बैठ के ये सोचूं, मैं कहूँ कि यार ये फलां बंदा जिसकी वजह से मुझे आज स्ट्रेस फील हो रहा है, हो सकता है इसकी फलां बात को मैंने डिलीट कर दिया उस वक्त। इसकी एक आसान सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको जो है वो अपने जेस्चर से जरूर मुझे बताइएगा। अ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी जगह के ऊपर आप 2 या 3 अफराद गए हों और वापस जब आप घर आए हों या किसी जगह बैठे हों, उसको उस मामले को या उस बात को या उस वाक़ये को डिस्कस कर रहे हों, तो आपने देखा होगा कि मोस्टली वहाँ पे भी तज़ाद आ रहा होता है। एक बंदा कह रहा होता है नहीं, नहीं वहाँ पे ये मामला हुआ था, ये बात हुई थी। दूसरा कहता है नहीं यार मैं भी तो वहीं बैठा था, ऐसा तो कोई ज़िक्र ही नहीं हुआ वहाँ पे। ठीक है? और तीसरा कहता है नहीं यार मैं भी वहीं पे था, मुझे तो नहीं पता ये बात हुई है ऐसे। तो तीसरा हो सकता है, चौथा ये कहे कि नहीं, नहीं वो बात आप इस तरह समझ रहे थे, वो बात यूँ हुई थी। हालाँकि बात एक ही हुई होती है और चारों बंदे डिफरेंट तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या होती है? रीज़न यही होती है कि हर एक का माइंड जो है उन चीज़ों को, कुछ को डिलीट कर रहा था उन बातों को, किसी का माइंड जो उनको डिस्टॉर्ट कर रहा था और किसी का माइंड जनरलाइज़ कर रहा था चीज़ों को। उस वजह से वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हर एक को डिफरेंट तरीके से गई। जब डिफरेंट तरीके से गई तो लाज़िम बात है हर एक ने डिफरेंट एक अपना पर्सपेक्टिव वहाँ पे देना है। और यही सब कुछ हमारे साथ हो रहा होता है। इवन कि हमारे असातिज़ा से, हमारे वालिदैन से, हमारे मुआशरे से।
हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम चीजें सीख रहे हैं। अब वो सीख रहे होते हैं तो वो इसी फिल्टर से गुजर के आ रही होती हैं वो सारी की सारी चीजें। इन्हीं चीजों को हम डिलीट भी कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट भी कर रहे हैं, और जनरलाइज भी करने के बाद हमारे पास पहुंच रही है, और उसके बाद हमारी वो सोच बन रही होती है। वो जो मैंने स्टार्ट में इंसान की कहानी के अंदर एक पॉइंट ऐड किया था, जहाँ पे मैंने कहा था एक ट्विस्ट आता है। वो जो ट्विस्ट आता है जहाँ पे इंसान के बिलीफ्स बनते हैं और वो चीज़ों को अहम और गैर अहम समझ रहा होता है, जहाँ से कोई ना कुछ की आइडेंटिटी बन रही होती है, वो बेसिकली इसी वजह से बन रही होती है। वो इन फिल्टर से गुजर के आके साफ ज़ाहिर है, इस फिल्टर से गुजरने के बाद एक ही इंफॉर्मेशन 4 बंदों के पास पहुंची और डिफरेंट तरीके से पहुंची, तो लाजिम बात है हर एक ने डिफरेंट उसका मतलब लेना है। और यही बात अगर मैं आपको बताऊं, मुआशरती सतह पर जैसे मैंने कहा, सियासी सतह पर और मजहबी सतह पर, हर जगह ये चीजें हो रही होती हैं, और हर जगह हम यही कर रहे होते हैं। इवन कि हमारे यहाँ देखा हुआ, खैर हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन फिर मैं बीच में ऐड कर देता हूँ। सियासी सतह पर देखें तो एक वाक़या हमारे मुल्क के अंदर कहीं होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो आप देखें हर न्यूज़ चैनल डिफरेंट न्यूज़ दे रहा होगा, और सुनने वाला हर बंदा डिफरेंट तरीके से उसको बयान कर रहा होता है। अब इसी चीज़ को देखा जाए तो थोड़ी देर के लिए हम अगर सोचें यहाँ पे बैठ के कि यार एक खबर जो सबने देखी और हर बंदा उसको डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी ज़िंदगी के अंदर जो मसाइल हैं, मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई इश्यूज़ आए हैं, तो हो सकता है वो भी यही वजह बनी हो सकता है उसके बिहाइंड जिनको मैं ज़िम्मेदार ठहरा रहा हूँ कि वो मेरे इस मसले की जड़ हैं, और मसले की ये वजूहात थी जिसकी वजह से मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स आई हैं। हो सकता है वहाँ पे भी यही बात हुई हो, मैंने गलत मतलब दिया हो, या मेरी बात को गलत मतलब दिया गया हो आगे, मतलब लिया गया हो। लाज़िम बात है मैं जब बात कर रहा हूँ, तो मेरी इस बात को भी अब इस टाइम यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं, आई थिंक मोर देन 40 पार्टिसिपेंट्स सब बैठे हुए हैं। तो अगर आप अब मैं आप सबसे थोड़ी-थोड़ी देर के लिए पूछूँ कि जी मैंने जितनी बातें की इसमें क्या कुछ था? तो आप में से हर एक डिफरेंट बात करेगा, हर एक डिफरेंट बात करेगा। क्यों करेगा? उस वजह से कि बहुत सी चीज़ें आप में डिलीट हो गई होंगी आपसे, बहुत सी चीज़ें डिस्टार्ट हो गई होंगी, क्योंकि लाज़िम बात है आपका एक पास्ट रेफरेंस था, आपकी एक पास्ट लर्निंग थी, आपने कुछ और भी सीखा, कहीं से पढ़ा होगा। उस बेस के ऊपर आपका माइंड एक डिफरेंट इंटरप्रेट कर रहा होगा मेरी बातों को। और कुछ जो हैं जो मुझे जानते हैं, हो सकता है कि मेरी पास की कोई उन्होंने वेबिनार्स देखे हों या मेरा उनके साथ कोई सेशंस वगैरह हुए हों, तो हो सकता है उस बेस के ऊपर कुछ चीज़ों को जनरलाइज़ करके पेश कर रहे होंगे यहाँ पे। तो सेम ये सारे मामलात हमारी ज़िंदगी में हमारे हर इश्यू के साथ हो रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे सारी बात करने का जो वो था, ये प्रोसेस बताने का मकसद ये था कि अगर हम अपने इश्यू को यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ के, मैं चाहूँगा कि कोई भी इश्यू इस टाइम आपके साथ चल रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए सोचें कि हो सकता है ये जब मामला मेरे साथ हुआ था, तो मेरे दिमाग ने हो सकता है कुछ चीज़ों को डिलीट कर दिया हो सकता है बात कुछ और की गई हो और मैंने कुछ और समझ ली हो सकता है कि मैंने किसी पास्ट रेफरेंस की बेस के ऊपर, या मेरा जो एक एक्सपीरियंस उस शख्स के साथ हुआ हो पास्ट में गलत हो रहा हो, उस बिना के ऊपर मैंने आज ये मतलब ले लिया हो। मेरा ख्याल है अभी थोड़ी देर के लिए अगर आप थोड़ा-सा रिलेट करेंगे, तो वो जो एक इंटेंसिटी थी आपकी, उस स्ट्रेस की, उस ओवरथिंकिंग की, या कोई भी इश्यू था, मेरा ख्याल है उसमें आपको कमी फ़ील हो रही होगी। अगर आपने कुछ ऐसा रिलेट किया तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पे शेयर करें। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे ना एक मज़े की बात आपको बताता हूँ। हमारा ये जो दिमाग है, ये मैं अक्सर अक्सर अपने सेशंस के दौरान भी जितने मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैं ये बात कहता हूँ कि मैं ना इंसान की सबसे बड़ी नेमत जो समझता हूँ ना, वो इस दिमाग को समझता हूँ। मुझे यकीन करें, अगर दुनिया में कोई सबसे प्यारी चीज़ नज़र आती है तो वो ये दिमाग नज़र आता है। मुझे इतनी, जिसे कहते हैं ना, मोहब्बत है इस दिमाग से। क्यों मोहब्बत है? कि मैंने इसको जब जाना, पढ़ा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो यार इतनी प्यारी चीज़ है कि इसको मैं जैसे चाहूँ चला सकता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से हमारे साथ क्या हो रहा होता है, ये दिमाग हमें चला रहा होता है। हमने कभी इसके ऊपर कभी सोचा ही नहीं होता बैठ के कि यार ये तो बहुत प्यारी चीज़ है, इसको अगर मैं थोड़ा-सा समझूँ, समझने के बाद मुझे बात का फ़ील होता है कि ये माइंड जो है ना मेरा, ये मेरे सामने रखा हुआ है यूँ, और मैं इससे कहता हूँ हाँ, ये चीज़ ऐसी हो सकती है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है।
इवन कि कई दफ़ा मैंने नोट किया है कि किसी चीज़ के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे हम इंस्टेंट जो है हम रिएक्शन दे रहे होते हैं। मैंने कई मौकों पे नोट किया, पर वहाँ पे भी ये मुझे 10, 20, 30 सेकंड्स का जो है ना वो टाइम दे रहा होता है। यार अच्छा सोच लो यहाँ पे क्या जवाब देना है। तो इतनी प्यारी चीज़ है, इतनी मज़ेदार चीज़ है, लेकिन क्योंकि हमने कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया होता, कभी फ़ोकस ही नहीं किया होता है, तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है। खैर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था, यहाँ पे बताना चाह रहा था। हमारे माइंड में का ना एक बड़ा बेहतरीन फंक्शन है। वो फंक्शन इसका ये है कि ये ना जिस बंदे के बारे में या जिस चीज़ के बारे में ये नेगेटिविटी रखता है, ठीक है? या अपनी राय जो है वो डिफरेंट रखता है, तो उस बंदे के बारे में हमेशा कोई भी बात ये सुनेगा, देखेगा उसको या जानेगा या किसी और बंदे के थ्रू उसके तक पहुँचेगी बात, ये माइंड हमारा जो है पहले उसके बारे में नेगेटिव ही चीज़ को लेके आएगा। ये एक बड़ी मज़ेदार इसके अंदर है। और सेम इसी तरह किसी शख्स के बारे में ये एक बहुत अच्छी राय रखता है हमारा दिमाग। किसी शख्स के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, कोई भी ऐसी चीज़ करती है। वो आपकी रोज़मर्रा की दूसरी भी नॉन टेंजिबल चीज़ें भी हो सकती हैं। वहाँ पे भी यही चीज़ कर रहा होता है। जिस चीज़ के बारे को ये अच्छा समझता है, उस ये नेगेटिव चीज़ें हमेशा साइड पे कर देता है। उनको ये रजिस्टर ही नहीं करता और पॉज़िटिव चीज़ों को ये रजिस्टर कर लेता है। इसलिए आपने देखा होगा बाज़-औक़ात हमारे साथ ये हो रहा था, हम जब किसी शख्सियत के वो कहते हैं ना सहर में गिरफ्तार हो जाते हैं, वहाँ भी यही हो रहा था, हमें उसकी कोई बुराई नज़र ही नहीं आ रही होती। हमें सारी उसके अंदर अच्छाइयाँ नज़र आ रही होती हैं। सेम इसी तरह किसी शख्स के बारे में हमारी नेगेटिव राय होती है, तो वहाँ पे भी यही हो रहा होता है। तो उसकी हर चीज़ ही नेगेटिव नज़र आती है। वो अच्छा काम भी कुछ कर रहा हो तो हमारे दिमाग में पहले उसकी बुराई ही आती है। तो वो वजह क्या है? वजह वही है कि हम जिस तरह इसको प्रोग्राम करते हैं, ये उसी तरीके से ही चलता है। ठीक हो गया? अब इन सब बातों को लेके अगर हम दोबारा थोड़ा-सा मैं इसको समराइज़ करना चाहूँगा यहाँ पे। समराइज़ करते हुए मैं ये अगर बात कहूँ, ये 3 से 4 पॉइंट्स में दोबारा बयान कर चुका। अगर मुझे पता चल रहा है कि मैं 5 सेंसेस से इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, मेरा माइंड उनको डिलीट भी कर रहा है, डिस्टॉर्ट भी कर रहा है, जनरलाइज़ भी कर रहा है। तो लाज़िम बात है बहुत सी चीज़ें स्किप हो रही है, बहुत सी चीज़ों को मतलब डिफरेंट दिया जा रहा है। सेम इसी तरह मेरे माइंड को ये भी पता है कि जब भी कोई वाक़या होता है, जब भी कोई इवेंट होता है, तो मेरा माइंड उसके बारे में कोई न कोई एक सोच बनाता है, ठीक है? कोई न कोई ख़यालात आते हैं, ख़यालात बनने आने के बाद कोई सोच बनती है और उस सोच बनने के बाद बेसिकली मेरे अंदर एक फीलिंग सी पैदा होना शुरू हो जाती है, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि मुझे किसी वजह से किसी शख्स ने मेरे ऊपर गुस्सा किया, ठीक है? या कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ, तो उस बिना के ऊपर मेरे अंदर मेरे ख़यालात पहले-पहले नेगेटिव आना शुरू होंगे। जब ख़यालात नेगेटिव बनेंगे तो उसके बाद क्या होगी, मेरी सोच जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। उस सोच की बिना के ऊपर क्या होगा, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, मेरे अंदर जो फीलिंग्स होंगी, ठीक है? वो नेगेटिव आना शुरू हो जाएँगी और जब फीलिंग्स नेगेटिव आना शुरू हो जाती हैं, तो उसके असरात हमारे जिस्म के ऊपर नज़र आते हैं। हमारे एक्शंस के अंदर नज़र आते हैं, हमारे बिहेवियर्स के अंदर नज़र आते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली क्या हो रहा होता है, हमारे जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बड़े नेगेटिव जा रहे होते हैं। हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर वो एनर्जी नहीं होती, ठीक है? हमारी बातों के अंदर वो जिसे कहते हैं वो नरमी, वो मोहब्बत, वो प्यार नहीं होता, नेगेटिविटी ही आ रही होती है। तो बेसिकली जब हम जानते हैं, अगर हम इस चीज़ को पहचान लें एक दफ़ा कि हाँ, इन प्रोसेस से गुज़र के मेरा माइंड आया है और अगर इन प्रोसेस को मैं जानता हूँ, तो मैं कोई भी रिएक्शन देने से पहले, रिस्पॉन्स देने से पहले, मैं ज़रूर सोचूँगा। मैं देखूँगा कि क्या ये बात जो है, ये वाक़ई ऐसे थी, ये वाक़ई ऐसे ही है या मेरी ज़िंदगी के अंदर इस टाइम जो भी मसाइल चल रहे हैं और मैं चाहूँगा आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सेशन के बाद आपने बैठ के एटलीस्ट सोचना है। बल्कि आपको याद होगा कि कल भी ग्रुप के अंदर ये चीज़ शेयर भी की गई थी आपके साथ कि आप एटलीस्ट बैठ के सोचें कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसे वाक़यात या कोई भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, वो क्या हैं? बस सिर्फ़ उनको सोचना है, आपने ये नहीं देखना कि ये ठीक कैसे होंगी, क्या नहीं होंगी।
ठीक है। तो आगे आपने ये काम करना है कि इन 3 प्रोसेस के अर्से से गुजारना है अपनी उस इश्यू को। उस इश्यू को इन 3 प्रोसेस से गुजारने के बाद आप देखिएगा कि उसके अंदर कितनी कमी आपको फील हो रही होती है। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आपको 50% उसके अंदर कमी फील होगी। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, और मेरा ख्याल है कि मुझे नवीस या साद अगर बताना चाहिए हमारे पास कितना टाइम है, ताकि मैं चाहूँ कि तो मेरी ज़्यादा कोशिश ये होगी कि मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन आंसर के ऊपर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊँ, ताकि जो आप सुन रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, उसको जो है हम ओके जी, ये किसी ने मैसेज किया हुआ है, कैन यू रिपीट द प्रोसेस ऑफ व्हाट? ओके, हाँ, प्रोसेस यही करना है कि आपने ना किसी भी इश्यू को, जो भी आपके साथ हुआ है, उसके अंदर बैठ के ना इन 3 चीज़ों को पहले देखना है। क्या ना, पहली चीज़ ये है कि जी, ये जो मामला मेरे साथ हुआ था, मैंने भी लाज़मी बात है इन 5 सेंसेस के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन को लिया है। तो हो सकता है कि मेरे दिमाग ने इनमें से किसी एक चीज़ को जो जिस सेंस से लिया था, हो सकता है वो उस टाइम डोमिनेंट ना हो। उस टाइम कुछ और आ रहा हो, मेरे माइंड ने कुछ और उसको परसीव कर लिया हो। दूसरी चीज़ आपने ये चलानी है कि मेरे माइंड ने 3 काम ज़रूर किए हैं। डिलीट किया कर सकता है मेरा माइंड चीज़ों को, डिस्टॉर्ट भी हो सकती हैं, मतलब बात कुछ और की हो, मतलब कुछ और ले लिया, जिस मैंने एग्जांपल भी दी है कि आप 4 बंदों से पूछें एक ही वाक़ये के बारे में, तो चारों बंदे आपको बात मुख्तलिफ राय दे रहे होते हैं। तो हो सकता है मेरे माइंड ने भी यही कुछ किया हो, बात कुछ और ही हो, मैंने कुछ और मतलब ले लिया उसका। और तीसरी चीज़ ये करनी है कि उसके अंदर ये देखना है, ये एलिमेंट उसके अंदर तलाश करना है कि ये जिस बंदे के बारे में या जिस चीज़ के बारे में मेरे अंदर ये इमोशंस या फीलिंग्स आई थी, क्या पास्ट में भी मेरा उसके साथ कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ था? क्या पास्ट में भी कोई ऐसी नेगेटिविटी या इस तरह की चीज़ पैदा हुई थी उस शख्स की वजह से? तो हो सकता है दोबारा मेरे माइंड ने उसी को जनरलाइज़ किया हो। जब इन फ़िल्टर से, इन 3 चीज़ों से गुज़ारेंगे, तो ऑटोमैटिकली आपका माइंड हो सकता है आपके अंदर उस इश्यू की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देगा। तो ये आपने प्रोसेस ज़रूर करना है। जी साहब, मुझे बताएँगे कुछ, हम इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं या हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएँ? 40 मिनट्स हो गए? जी, जी। ओहो हो! चलें, फिर मेरा ख्याल है हम वीडियो क्वेश्चन का आंसर्स की तरफ चले जाते हैं। सॉरी, मैंने कट कर दिया आपको जी, दोबारा बोलें। अगर क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं तो भी कोई मसला हाँ, नहीं। बिल्कुल। असल में मेरा ख़्याल था कि मैं 30 मिनट्स पे इसको रोक दूँगा, लेकिन ख़ैर 40 मिनट्स हो गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम करें, क्योंकि वहाँ पे भी मज़ा हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन हो जाएँगी। कुछ पॉइंट्स रहेंगे तो वहाँ पे हम कवर कर लेंगे। तो ज़रूर अगर चैट में कुछ क्वेश्चन्स हैं तो वो पहले मुझे बता दें, और अगर उसके बाद फिर हम जो है चाहेंगे कोई सवाल करना चाहे तो वो हैंड रेज़ कर सकता है, सवाल अपना पूछ भी सकता है। जी नवीद साहब, अगर कोई चैट में क्वेश्चन है तो आप पहले इंक्लूड करने बता दें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर अब्दुल रऊफ हिना इजाज़त से आप, और बहुत ही खुशी हो रही है कि दोबारा से सीरीज़ शुरू हो रही है। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सर क्वेश्चन ये है कि हमारे जो रिलेशंस होते हैं वो इमोशन पे बेस्ड करते हैं। ज़ाहिर बात है, ब्लड रिलेशंस हो गए या हमारी फ्रेंडशिप हो गई या हमारे जिस तरह से भी रिलेशंस बिल्ट हुए हुए होते हैं, हम उन्हीं रिलेशंस में कुछ चीज़ें जो फर्स्ट टाइम में हो जाती हैं, मसलन हमें नहीं मालूम होता कि उसमें क्या चीज़ें किस वजह से हो रही हैं, और आपका रिलेशन यानी कि अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। अच्छा, अब दोबारा से आपको मौका मिलता है कि आप उस रिलेशन को बेहतर कर सकें। आप दोबारा, क्योंकि वो इमोशन पे बेस्ड है, आपके इमोशंस प्योर हैं, ठीक है? इमोशंस आपके प्योर हैं, आप सिंसियर हैं, और आप दोबारा से अपने रिलेशन को बेहतर करने की तरफ जब जाते हैं, अब आपको दोबारा उन्हीं पॉइंट्स पे सेम सिचुएशन पता चल जाती है कि क्या वजह थी कि मुझे पहले भी ये चीज़ डाउन गई है, और या ये यहाँ पे आके चीज़ खत्म होती है। अब मुझे तो समझ में आ गई है, लेकिन हम दूसरों को
ऐसे जगहों पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो कौन सी रीजंस हैं, क्योंकि वो एक तरह से यूं समझ लें शायद उसमें हम दूसरे को उसका आईना दिखा दें या कुछ अपने। और मैं सर ये कहूंगी कि हमारा पीछे एक बिलीफ सिस्टम काम कर रहा होता है, वही बिलीफ सिस्टम आके हमारे इमोशंस को कहीं ना कहीं जाके जीरो कर देता है। और आई थिंक कि एक जिसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है ना, वो इंसान अपने अमल को यानी कि उसके अकॉर्डिंगली ही लेके चलता है, चाहे फिर इमोशंस की बेस पर रिलेशंस खराब हों या ठीक रहें। पता नहीं मैं अपनी बात को समझा भी पाई हूँ या नहीं, लेकिन कुछ मैं ऐसे समझती हूँ कि हमारे कुछ रिलेशंस में इस तरह से होता है कि हमें नहीं मालूम होता कि चीजें किस तरह से वर्क करेंगे, लेकिन वो बेहतर कैसे हो सकती हैं बताएं, तब भी ऐसे नहीं लगता कि बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ठीक दोनों तरफ सेंसिबल पर्सन्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सेंसिबल को मैं पहले वो कर दूं। सेंसिबल का लफ्ज लाजमी नहीं होता कि एक इंसान जो है वो एजुकेटेड है, चीज़ों को जानता है, पहचानता है, तो वो हर मामले के अंदर वो सेंसिबल होगा, हर एक के अंदर वो उसी तरह की अप्रोच यूज़ कर रहा होगा। ऐसा नहीं होता। बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोगों को भी हमने देखा है कि वो पर्सनली या रिलेशनशिप के मामले में वो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। मैं तो पर्सनली कई दफ़ा देख चुका हूँ ऐसी चीज़ें। है, जो आपको सवाल है ना, उसमें एक चीज़ तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि और मैं चाहूँगा कि हम सब जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं वो ऐड किया करें। वो ना जहाँ पे इश्यूज़ कुछ आ रहे होते हैं ना, उनको क्वेश्चंस ज़रूर किया करें। जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना किसी चीज़ को कि हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स इसके भी होते हैं, हम ना वो एक लफ्ज़ बोला जाता है जी, मट्टी पाओ, चलो जी छोड़, जो देखते हैं बाद में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं। क्वेश्चन ज़रूर करें चीज़ों को। और क्वेश्चंस करने के बाद एक और चीज़ है ना, आप बहुत से प्रोग्राम्स के अंदर ऐड हुई है हमारे, हमने एक चीज़ बारहा की है, वो ये है कि हम किसी शख्स को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, थोड़ी बहुत उसके अंदर तब्दीली आ सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन प्रॉपर तरीके से हम चेंज किसी शख्स को नहीं कर सकते। हम जिसको चेंज कर सकते हैं वो हम खुद हैं। ठीक है, अब अगर आप इन चीज़ों को समझने लग गए, जिस तरह आपने कहा कि हम उन मामलात को दोबारा बैठ के डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस करने के बाद हमें चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। जब हमें चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फिर उसको ठीक करना भी आ रहा होता है। जब तक समझ नहीं आती ना, उस टाइम तक नहीं होता। हमारे साथ एक प्रॉब्लम और भी होता है, हम चीज़ों को जब समझ रहे होते हैं तो हम बाज़ का तो उनको ठीक भी अपने तरीके से करना चाह रहे होते हैं। जब अपने तरीके से करना चाह रहे होते हैं तो वो प्रॉब्लम रह जाती है हमारे साथ। तो वो ये इमोशनल जो आप लफ्ज़ यूज़ किया है, उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आ रहे होते हैं। 2 काम करें आप सिर्फ। एक तो ये कि जब आपने क्वेश्चन किया, आपको अवेयरनेस होगी कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वहाँ पे दूसरी जो चीज़ है वो ये करनी है कि मैं अपने आप के अंदर कौन-सी ऐसी तब्दीलियाँ ला सकता हूँ या ला सकती हूँ जिससे ये बंदा मैनेज हो सकता है, ये मामला मैनेज हो सकता है। इस चीज़ को किसी न किसी हद तक चलाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर या जितना मैंने पढ़ा है या सीखा है, मैंने नोट किया है कि आप 90% चीज़ों को बहुत ईज़िली इस तरीके से हल कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ये एग्ज़ाम्पल अक्सर देता तो मैं दोबारा भी देना चाहता हूँ। वो ये है कि लेट्स से लफ्ज़ अजीब-सा है लेकिन फिर मैं बोलूँगा यहाँ पे कि लेट्स से मुझे शख्स जो है वो यहाँ से शाउट करता है मेरे ऊपर या मुझे कोई गाली देता है। तो अब मुझे क्या होगा? लाज़िम बात है, मेरे अंदर एक फीलिंग्स ही पैदा होंगी, बैड फीलिंग्स पैदा होंगी। अब उन फीलिंग्स के बाद मैं क्या करूँगा? या तो ये होगा कि मैं भी उसको गाली दे दूँगा, ठीक है? या दूसरा ये होगा कि मैं हो सकता है सर पकड़ के बैठ जाऊँ कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया है और हफ़्ता-हफ़्ता मैं उसी के अंदर गुज़ार दूँ। अब गौर करें, अगर तो मैंने उसको जवाब दिया है, तब भी मैं कसूरवार हूँ, और अगर मैंने अपने ना सर पकड़ के बैठ गया हूँ, तब भी मैं कसूरवार हूँ। मैं इसलिए कसूरवार हूँ कि उसने जो काम करना था वो तो अपनी सोच के मुताबिक उसने किया, उसकी जो भी रीज़न्स थी, ठीक है? जो भी रीज़न्स थी। अब जितना भी प्रोसेसिंग हो रही है वो इससे मैं कर रहा हूँ। वही मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि हम बेसिकली इसको खुद हम नहीं चलाते, हम इसके थ्रू चल रहे होते हैं।
अब जितनी प्रोसेसिंग उसके अंदर हो रही है, जितना मैं बैठ के सर को पकड़ रहा हूँ या मैं उस बातों को रिपीट कर रहा हूँ बार बार ज़हन के अंदर, ये मामला ऐसे हुआ, इसको यूँ होना चाहिए था, उसको ये सोचना चाहिए था, उसने क्यों ऐसा किया, ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ। तो इट्स मीन दैट इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तो बाज़ औक़ात हम चीज़ों को ठीक इस तरह करते हैं कि मुझे पता तो चल रही है उसने गाली दी है, अब मैं ये बैठा सोच रहा हूँ कि यार मैं इसको किस तरह रियलाइज़ करवाऊँ कि भाई ये बुरा काम है, ऐसे नहीं करना चाहिए, मामलात को जो है वो बात से वो करना चाहिए। तो मेरा फ़ोकस फिर भी अगला शख़्स ही होता है, मैं खुद नहीं होता। अगर मैं इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना शुरू कर दूँ, तो आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर आप ऐसे लोग आए होंगे, जिनके साथ बड़े-बड़े मामलात होते हैं और बड़ी हँसी से उनको या बगैर कोई रिस्पॉन्स दिए, वो साइड पे चले जाते हैं, ठीक है? या अपने आप को इस तरीके से रिएक्शन या रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने यहाँ पे रजिस्टर ही नहीं किया होता तो उस बात को। तो ख़ैर बात थोड़ी कहीं और जा रही है। सिंपल ये है कि अपने अंदर चेंज लाना शुरू कर दें कि मैंने चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो ऑटोमैटिकली दूसरे बंदे के अंदर भी तब्दीली आना शुरू हो जाती है और लेट्स से तब्दीली नहीं भी आती है अगले बंदे के अंदर। तो एट लीस्ट आपका माइंड जो है उन चीज़ों को एज़ अ इश्यू नहीं लेगा, वो एक जनरल लेगा। जनरल कैसे लेगा? मैं अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ कि लेट्स से एक बच्चे से गिलास नीचे गिरता है और टूट जाता है, तो हमारा रिएक्शन बाज़-कत नॉर्मल होता है। वही गिलास कोई बड़ा तोड़ दे, कोई बच्चा 12-14 साल का तोड़े तो हम उसके ऊपर गुस्सा करते हैं कि यार तुम तो समझदार हो, तुमसे कैसे टूट गया? अब देखें, एक ही काम हुआ है, लेकिन यहाँ छोटे बच्चे के मामले में क्यों हम चुप हो गए? हम क्यों रिलैक्स हुए? क्योंकि हमें पता था यार उस बच्चे की इतना शऊर ही नहीं है, उसे पता नहीं है कि ये गिलास काँच का है, गिरेगा तो टूट जाएगा। मेरे माइंड ने उसको एक्सेस कर लिया, इस चीज़ को समझता है मेरा माइंड। इस वज़ह से वहाँ मेरा रिएक्शन ही कुछ और आया। तो सेम इस तरह इसका मतलब ये है कि मेरे माइंड के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो एक ही सिचुएशन के अंदर 2 लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से डील कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वही डील जो वो बच्चे के साथ मैं कर रहा हूँ, वही डील मैं इस बड़े के साथ भी कर सकता हूँ। शर्त ये है कि मैंने अपने माइंड को इस चीज़ के लिए ट्रेन किया हुआ है। होप यू आंसर द क्वेश्चन। जी। सबसे पहले ये जवाद लईक उन्होंने रेज हैंड किया, तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का, ऑर्गेनाइजर्स का और सर आपका उस बड़े ज़बरदस्त सेशन का। और मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि हर कोई अपने माइंड सेट के हिसाब से प्रोसेसिंग कर रहा होता है, तो हर कोई अपनी डोमेन में ठीक होता है। जिसके साथ आपकी कंट्रडिक्शन होती है वो अपने डोमेन में ठीक है, आप अपने डोमेन में ठीक है। तो अगर एनालाइज किया जाए फाइनली, जो गलती करता है समटाइम उसको भी रियलाइज हो जाता है इनसाइड कि उसने कहीं ना कहीं जाके मिस्टेक की है। और जब आप इस चीज़ को फाइनलाइज करते हैं तो एक चीज़ आती है जिसके अंदर बहुत बड़ा डीप टॉपिक है कि हम ऐसे लोगों को या नेगेटिव या टॉक्सिक पीपल को किस तरह अवॉइड कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर से। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा फॉर योर काइंड वर्ड्स। देखिए, मेरा ख्याल है जो आपका क्वेश्चन था उसका जो एंड पे मैं मतलब समझा वो ये था कि टॉक्सिक लोग जो होते हैं उनके साथ कैसे डील करना है, कैसे उनको मैनेज करना है। जी एग्जैक्टली। जी बिल्कुल। अच्छा, होता यह है कि टॉक्सिक पीपल के साथ जब आप इंटरेक्ट करते होते हैं तो उसमें ना 2 सवालात मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर ऐड किया करें। एक तो पहला ये कि टॉक्सिक पर्सन को कभी भी रिएक्शन ना दें आगे, एक तो ये चीज़ करें। और दूसरा उसके साथ हमारी ना अभी स्टार्ट में बात कर रहे थे मैं, क्योंकि एज अ हिप्नोटिस्ट जो है वो हिप्नोथेरेपिस्ट जो है बहुत सी चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं, हमारी जो लैंग्वेज होती है ना, ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती है अगले बंदे के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर। अब होता क्या है, कुछ टॉक्सिक शख्स है ना, वो उसकी बातें, उसका गुस्सा, उसकी ये सारी जो चीज़ें बेसिकली क्या होता है उस टाइम उसका जो है ना, ये जो जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये बेसिकली उस टाइम डेड हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और उसका जो इमिग्डाला पार्ट है, जो जिसे कहते हैं ना वो भागने वाला, वो एक्टिव हो चुका होता है, या उसे हम कहें कि वो अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रहा होता है। इस वजह से वो अपनी टॉक्सिसिटी जो है वो दिखा रहा होता है।
पहला काम ये कि उस मौके के ऊपर कभी रिएक्शन ना दें। दूसरी चीज़ है, वहाँ पे आप एक बिल्कुल लाइट सा क्वेश्चंस कर सकते हैं। लाइट सा क्वेश्चन ये हो सकता है वहाँ पे कि क्या इस बात को समझने में आप मुझे कुछ और भी ऑप्शन दे सकते हैं? ठीक है। हमारा ये जो वर्ड्स होते हैं, हमारी ये जो लैंग्वेज होती है, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उसका जो अगले बंदे का जो दिमाग है, उसके अंदर वो जो एक उभार सा पैदा हो रहा होता है, वो उस टाइम थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठता है हमारी इस लैंग्वेज से। देखें, अब यहाँ पे 2 सवाल और भी हो सकते हैं। एक सवाल ये हो सकता है कि जी ये तो रोज़ की बात है, हम कैसे इससे अवॉइड कर सकते हैं? रोज़ाना कितना अरसा तक हम इस चीज़ को फेस करेंगे? कितनी दफ़ा काइंड वर्ड्स जो है वो यूज़ करेंगे या ऐसे ऑप्शंस यूज़ करेंगे जिसके ऊपर हमें समझाया जा सके? एक वक़्त आता है बंदा फेड अप हो जाता है, वो कहता है यार क्या किया जाए? तो 2 सिचुएशंस होती हैं। एक तो ये है कि आपने कितना फ़ोकस किया कि इस बंदे के मामले में मैंने अपने ऊपर कितना काम किया, मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ कि मैं इससे टोटली छुटकारा हासिल कर लूँ। ठीक है? मैं थोड़ा-सा हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ छुटकारा हासिल करने का। देखिए मैं ठीक कर रहा हूँ। कोचिंग के दौरान या कई जगहों के ऊपर मैंने ये नोट किया है, हमारे बहुत से लोग जो किसी भी इश्यू के अंदर स्टक हुए होते हैं, उनकी मेन वजह भी यही होती है कि अपने उन रिलेशंस को बचाने के चक्कर में वो इस तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को डाले रखते हैं और कई-कई अरसा डाले रखते हैं, कई-कई साल उसी के अंदर गुज़ार देते हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि इस चीज़ को वही जिस तरह बताया था कि हम एनवायरनमेंट से ये चीज़ सीखी हुई होती है हमने कि नहीं भई खामोश होना है, हमेशा सब्र से काम लेना है, तो मामलात बेहतर हो जाते हैं। तो इन चक्करों के अंदर बाज़ औक़ात हम 10-10 साल भी अपने ख़राब कर बैठते होते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि अपने अंदर ये कैपेसिटी पैदा करें कि आप उससे टोटली कट ऑफ हो जाएँ। आप उस चीज़ को, उस बंदे को छोड़ दें। अगर आप कुछ ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं जहाँ आपको पता है कि लामहल्ला रहना ही यहीं पे है और यहीं पे ही हमने वो करना है, तो फिर वही है कि आपकी जो वर्डिंग है एटलीस्ट वो क्वेश्चनेबल हो और क्वेश्चंस भी इस तरह के होने चाहिए जिससे अगले को ये ना पता लगे कि ये मुझे लेट डाउन कर रहा है या मेरा इम्तिहान ले रहा है या मुझे मज़ीद छेड़ने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चंस की सूरत में जब आप किसी के साथ इस तरह के टॉक्सिक पर्सन के साथ बात करते हैं, तो उसकी जो वो कैफ़ियत होती है उसमें कमी ज़रूर आती है। मिसाल के तौर पे मैं 2 या 3 स्टेटमेंट्स बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। एक मैंने ये बोली कि किसी बात के ऊपर उन्होंने मुझे गुस्सा किया, तो इस तरह की कैफ़ियत है, तो मैं उनसे ये कह सकता हूँ न कि जी मैं जानता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसके अंदर मेरी ज़रा सा मुझे गाइड कर दें, अगर 2-3 और ऑप्शन दे दें कि जिससे जो इस काम को किया जा सके। एक ये सेंटेंस आप यहाँ पे बोल सकते हैं। एक ये बोल सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल जी ये मल्टीपल मेरी तरफ से ऐसा हुआ है कि मैं आपकी बात को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाया। तो मैं अपनी इस गलती को तस्लीम करते हुए अगर मैं ये कहूँ कि आप इसके अंदर मेरी कुछ रहनुमाई कर सकें तो कर सकेंगे। तो इस तरह की काइंड वर्ड्स जो आपके होते हैं या आपकी जो वर्डिंग होती है या क्वेश्चन जो होते हैं, ये उनकी उस इंटेंसिटी को कम ज़रूर कर देते हैं। जी, इसमें कुछ दोबारा आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें। इसमें जो ऐड ऑन बात है वो ये है कि आपका इवन आफ्टर अवॉइडिंग आप कट ऑफ कर देते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस नहीं रुकता, जिसकी वजह से आपके बाकी मामला डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सेकंड फेज इसका होता है, जो अक्सर और बेशतर लोग फेस करते हैं। मुझे कोई एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं जहाँ पे आपने अपने आप को किसी चीज़ से, कोई भी आप फेक सी एग्जांपल दे दें, बेशक एग्जैक्ट ना भी दें, जहाँ पे आपको आपने कट ऑफ किया और उसके बावजूद आपको थॉट्स में वो तंग कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं केस को बात करता हूँ कि मैं वैसे बेसिकली अब्रॉड रहता हूँ, तो मेरी ज़्यादातर कम्युनिकेशन लोगों के साथ टेलीफोन पे इस तरह रहती है, ऑनलाइन रहती है। तो अगर एक दोस्त हैं, अब उन्होंने दरमियान में हमारे कुछ डिस्कशंस हुई और वो अपनी डोमेन में ठीक है, मैं अपनी डोमेन में ठीक हूँ, और जब फाइनली मैंने इसको एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि यहाँ मिस्टेक्स उनकी साइड से हैं और 1-2 मिस्टेक्स मेरी साइड से हैं। आफ्टर कट ऑफ मेरा थॉट प्रोसेस नहीं रुक रहा। अब इस पे डिफरेंट तरह की सोचें आती हैं कि भाई इसको इस तरह से बेटर वे में परफॉर्म किया जा सकता था या अवॉइड किया जा सकता था या इस मैटर को क्लोज किया जा सकता था। तो अब वो
जब तक हमारी, चूंकि लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कट ऑफ हो गई, अब जब तक दोबारा आप फेस नहीं करेंगे, अब अगर आप उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका अगले बंदे से इन पर्सन काउंटर हो ही जाता है किसी इवेंट पे समहाउ समवेयर। तो जब आप डिस्टेंस पे होते हैं तो देयर इज सम डिफरेंट प्लेस। आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन माय क्वेश्चन। ओके, इसमें मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। एक तो आपने कहा इन्वायरमेंट अगर आप चेंज कर देंगे तो बहुत सी इश्यूज उसमें ठीक हो जाते हैं। दूसरी चीज आपने कहा कि हो सकता है दोबारा आपका उससे इंटरेक्शन हो जाए। अगर इंटरेक्शन हो भी जाए तो मैंने आपको स्टार्ट में 3 चीजें बताई। मैंने कहा कि वहां पे अगर एटलीस्ट यही 3 चीजें भी इख्तियार कर लें कि हो सकता है यार उस टाइम कुछ जनरलाइजेशन की बेस के ऊपर हमारे दरमियान ये अख्तलाफ आया होगा, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई होगी। तो आज अगर मैं इस बात को आज समझ चुका हूँ कि कुछ चीज़ों को हो सकता है मैंने डिलीट किया उस टाइम पे, या इस शख्स ने डिलीट किया हो, मैंने ना किया हो, तो उस बेस के ऊपर अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ी सी रियायत दे दूँ तो क्या ख्याल है? ये फिक्रा मेरा ख्याल है जब आप अपने आप से दोहराएंगे तो आपकी जो उस गुस्से की या उस चीज़ की जो कैफियत है, उसमें जो उसकी इंटेंसिटी है, उसमें ज़रूर कमी ज़रूर होगी। और एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे वो ऐड कर दूँ कि आप हम बात करते हैं इश्यूज इस वजह से भी बन रहे होते हैं, हम उन चीज़ों को ख़त्म ही नहीं करना चाह रहे होते। हम उस एनवायरनमेंट से निकलने के बाद भी हम उन्हीं लोगों को या उन्हीं चीज़ों को सोच रहे होते हैं। मतलब है कि हमने अपने दिमाग को फिज़िकली तो हमने खुद को फिज़िकली तो वहाँ से कट ऑफ आउट कर दिया होता है, कट ऑफ कर दिया होता है, लेकिन मेंटली हम वहीं पे ही होते हैं। तो बेसिक चीज़ ये है कि आप मेंटली तौर पे भी वहाँ से आउट होके अपनी एक नई डोमेन अगर देखें, नई चीज़ों की तरफ जाएँगे, तो ऑटोमेटिकली उसके जो असरात हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जी नेक्स्ट। म्यूट कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज मैं चैट के क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ वन बाय वन करके जो शुरू में आया था उससे, और अगर कोई रेज हैंड करना चाहे तो फिर मैं दरम्यान में उनका क्वेश्चन ले सकता हूँ। तो जी सबसे पहला क्वेश्चन था महक का। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत इश्यूज हैं मेरे साथ, पास में बहुत इश्यूज हो चुके हैं। 12th की स्टूडेंट हूँ, दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका है मेरा, मेरे से कुछ नहीं याद हो रहा, बस पास का सोच सोच कर इवन के सोती भी हूँ तो मेरा माइंड चल रहा होता है। ये इनका राय है शायद। बड़ी ज़बरदस्त बात की है उन्होंने। ज़बरदस्त इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक पॉइंट शुरू में बता गया था कि हमारा दिमाग हमें किस तरह चला रहा होता है, कि मैंने आपको कहा ना कि जो चीज़ हम अपने माइंड को मैसेज दे रहे होते हैं हमारा माइंड उसी तरह चलाता है, किसी शख्स के बारे में भी और किसी इशू के बारे में भी। अगर मैंने हमेशा अपने आप को यही बताना है कि जी मैं क्यों अनफॉर्चुनेट हूँ, मेरे साथ ही ये मामला क्यों है, मेरी किस्मत में ही क्यों ऐसा था, मेरी तकदीर में क्यों ऐसा लिखा था, मुझे ऐसे वालिदैन और ऐसे असातिज़ा और ऐसा माशरा क्यों मिला, मुझे ऐसे रिश्तेदार क्यों मिले। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा माइंड वहीं का वहीं स्टक हुआ है। मैं एक फ़िक्रा यहाँ पे बोलना चाहूँगा। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टुवर्ड्स द इशू जाना या टुवर्ड्स द प्रॉब्लम अपनी सोच को लेके जाना, एक होता है अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम जाना। ठीक है, हम मोस्टली क्या कर रहे होते हैं, हम टुवर्ड्स द इशू चल रहे होते हैं, हम बार बार उन्हीं चीज़ों को ही रिपीट कर रहे होते हैं और रिपीट करके अपने दिमाग को बार बार याद करा रहे होते हैं। अब ये क्यों होता है, मैं आपको इसकी छोटी सी रीज़न बताता हूँ। एक चीज़ है, हम में से आप सब उससे वाकिफ होंगे, हमारा जो माइंड होता है इसको मोस्टली 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड। मजे की बात है, ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, अभी हम देख रहे हैं, दूसरे से बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो ये हार्डली 5 to 10% काम कर रहा होता है। 90% जो काम हो रहा होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा होता है, वो चला रहा होता है हमें। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये जो 90% काम कर रहा है, आपको मजे की बात बताऊं, ये ब्लाइंड माइंड होता है। गौर कीजिएगा मेरे इस फिक्रे के ऊपर, ये ब्लाइंड होता है। ब्लाइंड इस सेंस में ये ट्रू एंड फॉल्स को नहीं जानता, ये सच और झूठ को नहीं समझता, इसको जो मैसेज कन्वे किया जाता है ये उसके ऊपर रेस्पॉन्स देता है। अब मुझे बताएं, जब 90% एक हमारा दिमाग
इस तरीके का है कि उसके अंदर मैंने इंफॉर्मेशन ये डाल दी है कि मैं अनफॉर्चुनेट हूँ, मैं अनलकी हूँ, ठीक है, मैं वर्थलेस हूँ, ठीक है, मेरे साथ ही बुराइयां होती हैं, मैं सो नहीं सकता रात को, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। तो बेसिकली मैं उस सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि वो तो ब्लाइंड है, उसको तो जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसने वही प्रोसेस करना है। कैसे? मैं आपको एक और सादा सी एग्जांपल है, बिल्कुल एक बच्चे को हम केजी नर्सरी में एडमिट करवाते हैं, स्कूल के अंदर एडमिशन होता है उसका, क्या हो रहा होता है, बल्कि अब तो घर के अंदर ही सीख रहे होते हैं बच्चे। उसको हमने एबीसी सिखाई, 1 2 सिखाया और बच्चा बोल रहा है, 1 से 10 तक काउंटिंग भी आपको बता रहा है, एबीसी भी आपको सुना रहा है, अल्फाबेट्स भी सुना रहा है। वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है, वो उसका अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वर्डिंग बार बार गई और उसने उसको रिपीट करना शुरू कर दिया, और हम खुश हो रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, हमारा बच्चा ये चीजें सीख गया है। हालांकि वो कुछ भी नहीं है, वो कोई काबिलियत नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। सेम इसी तरह उस टाइम हम नेगेटिव चीजें डालना शुरू करते हैं, वो नेगेटिव ही बोलना शुरू कर देगा। तो हमारा ये माइंड, जब उसको हम बार बार ही यही फिक्रे बोल रहे हैं जो अभी आपने यहाँ पे बयान किए हैं, तो वो वही रेस्पॉन्स आपको देगा, वो उसी तरीके से ही चलाएगा, वो वही केमिकल्स ही पैदा करेगा आपके अंदर, वो वही हार्मोन्स पैदा करेगा, वही सोच आपके अंदर वापस वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें, अपने आप को सबसे पहले तो इन चीजों से अलग करें कि मैं नेगेटिव वर्डिंग ही क्यों यूज करूं। मुझे एक बात बताएं, ये जितने भी बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं, सेशंस के दौरान बहुत सी बातें सामने आती हैं, हम लोग अपनी नेगेटिव चीजों को या दूसरे शख्स की भी नेगेटिव चीजों को ज्यादा पर्सोनिफाई करके उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे होते हैं, जबकि जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई हैं उनको हम मोस्टली भूल रहे होते हैं। कभी हमने ये सोचा है कि मैं सांस ले रहा हूँ, ठीक है, ये कितनी बड़ी नेमत है, एक एक सेकंड, एक एक नैनो सेकंड्स के अंदर, एक सेकंड के लिए रुक जाए तो खत्म। कभी इन नेमतों का शुमार किया? मुझे अल्लाह ने एक जिंदगी दी, एक खास एज तक मैं पहुंचा हुआ हूँ या पहुंची हुई हूँ, तो ये मैं कैसे पहुंच गई? मैं खाना खा सकता हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। ये जो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी ऐसी चीजें दी हैं जो मेरे अंदर मुझे इस मकाम पर पहुंचाया हुआ है, उनको मैं क्यों नहीं अपने साथ रिपीट करता? ठीक है। सबसे बड़ी बात, इस टाइम आप इस सेशंस के अंदर मौजूद हैं, ये जो भी मोहतरमा हैं इस सेशन के अंदर मौजूद हैं, क्या आपने अपनी इस क्वालिटी को नहीं नोट किया कि आपके दिमाग ने आपको ये सलाहियत जरूर दी कि आज आप इस सेशन के अंदर आई और अपने इशू को बयान करने लगी? इसका मतलब है कि आपके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है, आपके अंदर ये स्ट्रेंथ मौजूद है, एटलीस्ट आप किसी से शेयर कर सकती हैं अपनी बात। ठीक है। लाजिम बात है यहाँ पे, क्योंकि थेरेपी सेशन नहीं है, मैं उसका डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम खाली इस माइंडसेट के साथ भी है कि मैंने ठीक होना है, मैंने अपने ऊपर काम करना है। मैंने शुरू में जब इंसान की स्टोरी सुनाई, कहानी सुनाई, तो उसमें मैंने क्या पॉइंट बताया था कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो ये वो चुप करके चले जाते हैं इस दुनिया से, दूसरे जो स्टक हुए होते हैं उनको पता भी नहीं होता, तीसरे होते हैं उनको पता होता है लेकिन वो यही सोच होते हैं कि यार मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। तो मैं समझता हूँ कि वो लकी लोग हैं, वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको एटलीस्ट इस चीज का शऊर जरूर आया है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है। जब मुझे पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, तो इट्स मीन दैट आई हैव मैनी वेज टू सॉर्ट आउट इट। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये कहूंगा कि इस माइंडसेट से अपने आप को निकालें, अपने माइंड को नेगेटिव प्रोग्रामिंग ना दें, ठीक है। इसको पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दें, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ्स हैं, जो अच्छी चीजें हैं। लाजिम बात है, आप अपने किसी फ्रेंड्स से पूछें जाके, रिश्तेदारों से पूछें, किसी से भी जाके पूछें कि मेरे अंदर कोई अच्छी खूबी तो होगी, आप उसको अप्रिशिएट करें, उसके ऊपर शुक्र अदा करें, पहला काम ये करें। और दूसरी चीज ये है कि आप सेकंड स्टेप के अंदर फिर उन चीज़ों को, वही जो प्रोसेस मैंने शुरू में बताया, उनसे गुजारें। हो सकता है क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंसेस यही रहे हैं, उसी बेस के ऊपर मेरा माइंड बार बार मुझे वो मैसेज दे रहा है। जब उन चीज़ों को कहेंगी तो उसके अंदर कमी आ जाएगी। तो आई होप कि 50% चीज़ें आपकी ऐसे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। उसके बाद आप ज़रूर, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप किसी से कंसल्ट जरूर करें, किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं, और होपफुली आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, आई थिंक सो। चाइल्डहुड के अनरिजॉल्व इश्यूज और पास्ट वगैरह लाइफ पर अफेक्ट करती हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए?
यहाँ पे ठीक तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकूंगा कैसे किया जाए, अलबत्ता हाँ ये ज़रूर बताऊंगा, लाजिम बात है, वो मैंने स्टार्ट ही लिया था इसी चीज़ से लिया था। ऐसा ही होता है कि बचपन की बहुत से इश्यूज, बहुत से मामलात, क्योंकि हमें उस टाइम नहीं पता होता, हमारा शऊरी दिमाग इस सतह का नहीं बना होता, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम ले भी रहे होते हैं, हमारे साथ कुछ मामलात भी ऐसे हो रहे होते हैं, चाइल्ड ट्रॉमास भी होते हैं जिनको जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं, वो जो मैंने थोड़ी पहले बात की, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इनके अंदर वो इतना एनग्रेव्ड हो चुके होते हैं कि वो हर वक्त हमें तंग कर रहे होते हैं, या ज़िंदगी किसी स्टेज के ऊपर भी तंग कर सकते हैं। एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये करते हैं कि मोस्टली हम हिप्नोसिस के जरिए इन चीज़ों को सबसे पहले तो फाइंड आउट करते हैं कि ये जो ट्रॉमा है, जो चाइल्डहुड कोई भी इश्यूज थे, अगर तो आपको पता है फिर तो बड़ा आसान हो जाता है उनको हल करना, अगर आपको पता नहीं है तो हिप्नोसिस के जरिए हम उनको निकाल सकते हैं, निकालने के बाद हम उनको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, हम उसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं, नई चीज़ें उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी हल हो जाती हैं। यहाँ पे लाजिम बात है, क्योंकि वो उस तरह का सेशन नहीं है कि मैं इसकी डिटेल बता सकूं। सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे जो कहूँगा कि टू रियलाइजिंग दिस कि आई हैव दिस काइंड ऑफ इशू एंड दीज इश्यूज कैन बी रिजॉल्वेबल, ये हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि अवेयरनेस जो आज इंशाल्लाह आपको हो चुकी है, आई थिंक कि हो चुकी है, कि ये मामलात क्यों हुए और किन किन प्रोसेस से गुजरने के बाद ये हुए, तो आधी चीज़ आपको यहाँ पे रियलाइज़ होने के बाद आई थिंक सॉर्ट आउट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ आपसे मैं यही कहूँगा कि आप ज़रूर कंसल्ट ज़रूर करें, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा पेचीदा किस्म के और बड़े ट्रॉमास हैं तो लाजमी उनको सॉर्ट आउट करवाने के लिए किसी भी थेरेपिस्ट के पास आप जाएं। जी सर। है अगर ये इज इट गुड टू कॉल स्लैश आइडेंटिफाई अ पर्सन एज टॉक्सिक? सॉरी, दोबारा मैं लफ्ज मिस कर गया बीच में। इज इट गुड टू कॉल और आइडेंटिफाई अ पर्सन एज अ टॉक्सिक? आइडेंटिफाई पता लग रहा होता है, लाजिम बात है, एक तो गुस्सा बहुत ज्यादा उनके अंदर होता है, दूसरी चीज अना बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर, तीसरी चीज ये होती है कि वो अपनी बात को हतमी बात समझ रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है कि बात जो है आखिरी पॉइंट ये यही सच है। तीसरा, आपको पता लग रहा होगा कि उनको सारी दुनिया खराब नजर आ रही होती है और अपनी सोच पॉजिटिव नजर आ रही होती है। ये 3 से 4 ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये बंदा ऐसा है। और सबसे बड़ी चीज़ है बिहेवियर, उसका जो आपके साथ बिहेवियर होगा वो सब कुछ बता रहा होगा आपको कि बंदा किस तरीके से आपके साथ डील कर रहा है। रेसेंट ले लो तो चलिए, ये जी के नाम से नाम बता दीजिएगा फिर क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अब्दुर्रहमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी आवाज़ तो दूर से हम पहचान लेते हैं। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह खैर। असल में सवाल ये मेरा था, मैंने जो है सवाल असल ये पूछा ये था कि क्या ये अच्छी बात है कि आप किसी को टॉक्सिक कह रहे हैं? लाइक वो तो सवाल ही नहीं है कि जो है ना टॉक्सिक पहचानना कैसे है। सवाल असल में ये था कि क्या ये अच्छी बात है? नो, डेफिनेटली नो। बस ये जवाब चाहिए था मुझे। And it was good. Your session is going great. Alhamdulillah. थैंक यू वेरी मच। चलें जी, मैं यहाँ पे, क्योंकि अब्दुर्रहमान ने बल्कि मुझे करेक्ट किया, अगर मैं ये कहूँगा तो गलत नहीं है। अब्दुर्रहमान भाई जो हैं वो माशाल्लाह खुद ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे बताई हैं अपने बारे में, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, मास्टर प्रैक्टिशनर भी हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं, कोच भी हैं, और आई थिंक मोर देन अप टू 20 ईयर्स कहना चाहिए कि एक्सपीरियंस है इनको। और मेरा ख्याल है कि हम एक ग्रुप के इकट्ठे भी रहे हैं और बहुत सी हमने वेबिनार्स भी इकट्ठे किए हैं, ट्रेनिंग्स भी इकट्ठे की हैं। माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, और हमेशा सीखने को मिला है। और पर्सनली तौर पे मैं, बल्कि क्योंकि सियालकोट ये रहते हैं,
मैं तो जब भी मौका मिलता है तो जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इनसे मिला जाए और सीखा जाए। तो अल्लाह बहुत शुक्रिया सर आपका। जज़ाकल्लाह। सर क्यों नहीं कहना चाहिए, टॉक्सिक क्यों नहीं कहना चाहिए? वजह तो आप दोनों ने नहीं बताई। दैट्स ग्रेट। टॉक्सिक इसलिए नहीं ਹੁਣ कहते ਦੱਸੋ जी अब्दुलरहमान भाई। नहीं मैं हूँ दसो तुसी। चले सॉरी, मैं समझा शायद आप बताने लगे थे। टॉक्सिक इसलिए नहीं कह रहा कि ये तो मेरी दी हुई वर्डिंग है ना। हो सकता है कि उस शख्स के अंदर जो चीजें हैं वो हो ही ना, वो मेरे ही अंदर ही मौजूद हो, क्योंकि ये वर्ड्स तो मेरा पैदा हुआ किया हुआ है ना। क्या पता वो जिसको मैं ये कह रहा हूँ वो सारा का सारा गंद या वो सारी की सारी चीजें जो हैं जो मुझे इस चीज के ऊपर लेके जा रही हैं वो यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे यहाँ पे बैठी हूँ। जी हिना। जी सर रिपीट करें प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वर्डिंग होती है किसी के बारे में कुछ चीज कहना जो होता है ये बेसिकली हमारी पैदा करदा वर्डिंग होती है। मैं आपको इसकी एक दो और एग्जांपल देता हूँ। एनएलपी के अंदर एक चीज कही जाती है, बताई जाती है कि बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन। कोई भी शख्स कोई चीज कर रहा होता है तो उसके पीछे जो उसकी इंटेंशन होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। अब जिस शख्स को आपने टॉक्सिक कहा, ठीक है, ये तो मैंने टर्म्स यूज की है ना, हो सकता है उसके नजदीक वो जो काम कर रहा है वो पॉजिटिव हो, वो किसी की इस्लाह हो, वो किसी की बेहतरी के लिए कर रहा हो, उसके माइंड के अंदर कोई ऐसा किसी से इंतकाम लेना ना हो, किसी को लेट डाउन करना ना हो, ऐसा कुछ ना हो। ये तो क्योंकि मैंने उस चीज को ऐसे समझा, मैंने ये वर्ड सुना हुआ था, मैंने ये चीजें देखी हुई थी, उस वजह से मैंने ये बयान कर दिया। उसकी इंटेंशन हो सकता है मुझे पता ही ना हो। सर अगर ये भी इस कहा वजह से जाए कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, कि आप कोई दूसरा टॉक्सिक आपके बिहेवियर की वजह से, यानी आप उसको यहाँ तक लाने पे आपने मजबूर कर दिया। अब फिर तो आप खुद ही जिम्मेदार हैं, फिर तो बात ही खत्म। सर वो कुछ लोग होते हैं ना जो कहते कुछ नहीं है, बस वो एक थोड़ा सा कुछ इशारा करते हैं और सारा माहौल गर्म हो जाता है। उसे हम टॉक्सिक तो नहीं कह सकते ना। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक मैंने अपनी सेशंस के दौरान भी ये भी बात की है थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा। मैंने कहा हमें हमारे अंदर एक मसला ये भी होता है ना कि हम खुद भी जो नेगेटिव चीजें होते हैं ना उनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है हमारा, ठीक है। और खासतौर पे दूसरे शख्स की नेगेटिव चीजों के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा फोकस होता है। अपनी तो खामियां वैसे हमें नजर नहीं आ रही होती, तो दूसरों की तो वैसे हमें बहुत ज्यादा नजर आ रही होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है हमारे साथ। उस वजह से भी हम इन मामलात को बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं कि थोड़ी सी बात हमें कोई पता चली तो हमने यहाँ पे उसको बिठा लिया और बना लिया कि हाँ ये बात ऐसी है। सर आगे भी सेशंस होने में क्वेश्चन रखना चाहूंगी जो हो सकता है आने वाले वेबिनार्स में एड्रेस हो। आपने कहा जैसे हजरत आदम की तख्लीक हुई और ये इंसान ज़मीन पे उतारा गया, और आपने एनवायरनमेंट का जिक्र किया, तो जैसा कि हम देखते हैं कि घरों का एनवायरनमेंट तो एक ही होता है ना, लेकिन औलाद हमारी एक जैसी नहीं होती। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वही बात है कि किसका ब्रेन कैसे किस चीज़ को ले रहा है। तो हालांकि पेरेंट्स जहाँ तरबिया कर रहे हैं वो तो सब औलाद की एक जैसी कर रहे हैं। जैसे सर हाबील और काबिल में एक कातिल था, दूसरा मकतूल था। तो ये सब चीजें जिस तरह से ब्रेन वर्किंग करता है ना, और इस तरह से क्राइम्स होते हैं, या आप हर्ट करते हो, या छोटी चीज से लेके बड़ी चीज तक, तो क्या इस सीरीज में हम ये सब चीजें समझ पाएंगे? जी इंशाल्लाह जरूर आएंगी, ये जरूर आएंगी। बाकी इसमें एक प्लस मैं बोल देता हूँ, वो मैंने बल्कि बात की भी है कि जो तरबियत हमारी कर रहे हैं इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो तरबियत ठीक हो गई है। तो ये भी मैटर कर रही होती हैं चीज़ें। बहरहाल हम इनको ज़रूर डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे, जो हमारी सेशंस की जो सीरीज आ रही है उसके अंदर ज़रूर आएंगे ये टॉपिक्स। आज तो ज़रा बेसिक चीज़ें थी, इस वजह से ज़्यादा डीप बातें हम नहीं कर रहे, आगे नहीं जा रहे। तो जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे सेशंस तो बहुत सी चीज़ें ऑलमोस्ट बहुत से मामला आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ चैट से। क्वेश्चन उनका कि जहाँ बदतमीजी हो रही हो आपके साथ, वहाँ कैसे ये सवाल ऑप्शंस का कह सकते हैं अपने आप को? ये किसने डिसाइड किया कि बदतमीजी हो रही है?
जिन्होंने क्वेश्चन किया अगर चाहें तो वो ऑडियो पे इसका जवाब दे सकते हैं। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन क्यों कर दिया, जैसे ही अब्दुर्रहमान भाई आया तो मेरी कोचिंग भाई ने करने लग गई, तो वो कोई इस वजह से मैंने क्वेश्चन ये कर दिया यहाँ पे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जी, हैंड रेज दरमान सर कहिए जी। ओके जी। असल में मैं उस वक्त चूंकि मौजूद था, तो बख्तावर ने गालिबन सवाल उस वक्त किया था जब जवाद बात ये कर रहे थे कि बदतमीजी अगर आपके साथ हो रही है तो उसके ऊपर आपने ये कहा था कि जी आप उसको जो है ना वो कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो वो उस लिहाज से गालिबन ये वाली बात हुई थी। और उसके साथ में सिर्फ एक है तो जसारत है, लेकिन एक जो है ना इसके ऊपर जो टॉक्सिक वाली बात हुई थी उसके ऊपर एक छोटा सा कमेंट ये करूंगा। प्रॉब्लम ये होती है बहुत दफा कि हम जब आइडेंटिफाई कर देते हैं ना किसी बंदे को डाल देते हैं उसके ऊपर कि ये टॉक्सिक है, तो हम उसकी बाकी सारी की सारी जो नेचर है, बाकी उसकी सारी की सारी जो खूबियां हैं या बिहेवियर्स हैं, हम उनको भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो उसके किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को हो सकता है कि वो टॉक्सिक हो, लेकिन वो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी टॉक्सिक नहीं होती है। तो वो ये मेरा इसके अंदर सिर्फ ये जो है ना एक वो 2 सेंट्स ये वाले थे। तो ये 2 बातें मैं करना चाह रहा था बस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात किया, सही है, नो डाउट। बल्कि ये पॉइंट मेरा ख्याल है मैं रख गया था यहाँ पे कि हमारा माइंड जो है जिन चीज़ों को बुरा समझता है, जिस राय को बुरा जान रहा होता है, तो मोस्टली उसके बारे में हमेशा बुरी चीज़ों को ही ज़्यादा पर्सोनिफाई कर रहा होता है, के सामने लेके आता है, और जिन चीज़ों को अच्छा समझ रहा होता है उनको हमेशा जो है वो अच्छा कर रहा होता है, और उनकी नेगेटिव चीज़ों को भी बाज़ वक़्त इग्नोर कर रहा होता है। सेम इसी तरह जिसको वो नेगेटिव समझते हैं उसकी पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट अब्दुर्रहमान भाई, और ये लफ्ज़ ना बोला करें आप, जिसारत वाला। बड़ी जसारत ही है शायद, जसारत ही है आपके सामने बात करना। आप एक्सपीरियंस ज्यादा है मुझसे, आप बात वैसे कहते हैं, आप जी मुझसे ऐसा ज्यादा है। एक्सपीरियंस है और नॉलेजेबल भी मुझसे ज्यादा है। जी बिल्कुल ऐसा है। वो अभी हिना इजाज साहबा कह रही थी ना, हाबील काबील का जिक्र कर रही थी, मैं उसी दौर का हूँ। ये बात भी ठीक है। अच्छा माजरत जी, तमाम पार्टिसिपेंट्स से हमारी जरा गपशप ऐसे ही होती है एक दूसरे के साथ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट। मैं जी साहब, जसारत इस वजह से थी कि बाकी लोगों को जो है ना डिस्टर्बेंस वो लगना शुरू हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, तो बेहतर है कि मैं म्यूट हो जाऊं ताकि अगली बात हो। जी साहब, जी तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इनके 3 मैसेजेस में इन्होंने पूरा क्वेश्चन किया शायद। तो जी सलाम समवन, आई फील रेस्टलेस एंड replay a harsh event in my mind again and again. Even when I sleep, I start talking about the event, even if isn't that harsh, that much like someone said I am a liar, and I have replayed it in my mind so many times, even repeating it while sleeping. How to handle these sort of situations when someone is accusing us or saying anything that disturb us? Why do we procrastinate, and how to be consistent when we start something? Why we stop doing something after 3 to 4 days? मेरा ख्याल है 2 से 3 क्वेश्चन इन्होंने बीच में ऐड कर दिया। जी पहली बात तो ये है कि जहाँ पे वो बात उन्होंने की है कि बार बार हम रिपीट कर रहे होते हैं अपने साथ, अपने इश्यूज को रिपीट कर रहे होते हैं। तो बात वही है जो मैंने आपको स्टार्ट में अभी बताई थी, जब मैं आपको अनकॉन्शियस माइंड का एक फंक्शन बता रहा था। उसमें ये होता है कि जिस बात को आप बार बार रिपीट करते हैं या रिपीटेडली आ रही होती है किसी भी जरिए से हमारे
दिमाग के अंदर तो हमारा दिमाग उसको रियलिटी समझ लेता है और उसी चीज़ के ऊपर हमें चलाता है। जैसे मैंने कहा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ब्लाइंड है, वो ट्रू एंड फॉल्स के अंदर वो फ़र्क नहीं जानता। तो अगर मैं रात को लेटा हुआ हूँ और बार-बार उन्हीं चीज़ों को मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड तो उसी को ही रियलिटी बना लेगा और उसी को ही इंस्टॉलेशन मज़ीद करता जाएगा। वो जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ हैं, जिनको मैं इश्यूज़ समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, तो उनको वहीं पे ही रखेगा। उनकी उनकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो सबसे पहले ये चीज़ रियलाइज़ अपने आप से करवाएँ अपने आप को कि रेपिटिशन जो होती है वो हाँ, अगर ये कहें कि जी अपने आप से ये आप कह सकते हैं हाँ, कि मैं इसको सॉर्ट आउट कर सकती हूँ, मैं इसके ऊपर काम कर सकती हूँ, मैं इसको देख सकती हूँ, मैं किसी से मशवरा ले सकती हूँ। तो लाज़मी बात है आपको जो माइंड है वो आपको मज़ीद ऑप्शंस भी देगा उसके बारे में, कि आप कहाँ जा सकती हैं, कैसे ठीक कर सकती हैं। इवन कि खुद बहुत सी चीज़ों के साथ हमारा माइंड बात कर रिलेट करते हुए कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे जब आप पॉज़िटिव होना शुरू होते हैं या अपने आप को इस तरह की पॉज़िटिव वर्डिंग देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशंस भी वहाँ नज़र आ रहे होते हैं। तो वो ये इस माइंड की, हमारे दिमाग की बहुत बड़ी खूबसूरती है। मैं इससे बार-बार ये लफ्ज़ बार-बार बोल रहा हूँ, खूबसूरती वाला दिमाग की, कि ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इससे हम जो भी काम लेना चाहते हैं, जो भी इसको मैसेज हम कन्वे किसी तरीके से कर देते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब हम करते हैं, तो ये ज़रूर हमारे लिए काम करता है। हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करता है या उसकी तरफ ज़रूर हमें रास्ता ज़रूर दिखाता है ये। बाकी जहाँ तक मेरा से प्रोक्रास्टिनेशन और इन चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया, तो उसके ऊपर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक वक़्त में एक काम करें। एक छोटी-सी टिप बताती हूँ, लाज़िम बात है यहाँ पे उसको हम सॉल्यूशन तो एज़ इट इज़ नहीं बता सकते, बगैर आपको सुने जाने कि क्या मामलात हैं, क्या नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे सिर्फ़ एक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ कि जब आप एक वक़्त में एक काम कर रहे होते हैं, ठीक है? और फ़ोकस उसी के ऊपर रखते हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपकी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। जब हमने मल्टीपल चीज़ें ज़हन के अंदर सोची होती हैं, तो बाज़-औक़ात हम फिर कुछ इम्पोर्टेंट काम को डिले कर रहे होते हैं। अच्छा, ये चीज़ बाद में कर लूँगा, ये कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या फलाँ मेरा मसला हल हो जाएगा तो फिर इसको कर लूँगा। तो ये रीज़न हो रही होती है। अगर आप फ़ोकस रहें कि मैंने एक वक़्त के अंदर एक काम करना है, तो काफ़ी हद तक ये आपकी आदत ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इन्होंने एक और क्वेश्चन किया हुआ है, आई वांट टू नो हाउ टू डू शैडो वर्क। हाउ टू डू शैडो वर्क। शैडो वर्क, सॉरी मैं टर्म को नहीं जानता, शायद मैं आंसर ना कर सकूँ। सही, बिनते आप अगर अनम्यूट करके बता सकें तो ज़रूर। मेरी इंग्लिश मतलब बिल्कुल कैसे ज़रूरत छुप नहीं के है काम सर। कर सकें। शैडो वर्क का लफ्ज़ नहीं समझ सका। कर दें तो बेहतर है, या अनम्यूट कर लें तो पता लग जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन है, क्या जर्नलिंग से नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म किया जा सकता है? किस चीज़ से? जर्नल जो राइटिंग का होती है मेनली। हाँ, किसी हद तक किया जा सकता है। इसमें मोस्टली जो है वो हमारे यहाँ जो टर्म्स यूज़ हो रही होती है ना, वो ये होती है, देखा होगा आपने किसी एक साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएँ तो वो कह रहे होते हैं कि मोस्टली अपने आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है या इस तरह की चीज़ें हैं उनको लिखें। लिखने के बाद जो है उनको आग लगा दें, जला दें या उनको फेंक दें कहीं, ठीक है? तो इसी तरह जैसे हम कहते हैं ना कैथार्सिस अपनी निकालना, किसी भी सूरत में अगर आप निकाल रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो है ना प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं इसमें। यस, ट्रू। तो शैडो वर्क की डेफिनेशन उन्होंने कर दी है, शैडो वर्क इज वर्किंग ऑन आवर हिडन पैटर्न्स एंड नोइंग दैट हिडन पैटर्न्स। आई एम नॉट एग्जैक्टली गेटिंग दिस पॉइंट। अब्दुर्रहमान भाई अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो मैं उनको ज़रूर चाहूँगा कि वो करें, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट चीज़ें समझ नहीं आ रही यहाँ पे। मेरे ख्याल में ना ये बात कर रही हैं अबाउट अंडरस्टैंडिंग हर ओन स्ट्रेटजीज, कि इनके दिमाग के अंदर क्या स्ट्रेटजीज चल रही हैं, अपने इनके जो ना ब्रेन पैटर्न्स क्या चल रहे हैं। तो उसके लिए मेटा क्वेश्चनिंग आई थिंक इज फाइन, उसके ऊपर काम हो सकता है, बट शी हैव टू लर्न इट ना, वो ऐसे थोड़ी होगा। इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेटजीज। ओके, आप पैटर्न, हिडन पैटर्न किसको कह रहे हो? हिडन पैटर्न आपके दिमाग
ये सवाल है ना, स्ट्रेटेजी इसी को कहते हैं असल में, कि आप किस तरह जो है ना किसी भी डिसीजन पर किस तरह आ रहे हो। आई थिंक ये आप कहना चाह रहे हो। मेरा ख्याल है अगर अनम्यूट करके मैसेज बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, आप यही मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि आप जो सोच रहे हो कोई इशू नहीं। आप जो सोच रहे हो, आपने इन्होंने लिखा है दैट्स व्हाई वी डू व्हाट वी डू, व्हाई वी फील एनीथिंग, आवर डार्क साइड। इट इज नॉट योर डार्क साइड, इट इज योर लाइक डार्क साइड और होती है आई थिंक। लेकिन बिल्कुल इन्हीं को स्ट्रेटेजीज कहते हैं, और ये इसका वही है। आप अपने आप से सवाल पूछें और वो मेरे ख्याल में जो है ना ज्यादा बेहतर आपको बताएंगे, शेख बताएंगे कि जो है ना मेटा क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं। तो वो करेंगे तो आपको जो है ना ये पता लग जाएगा कि आप क्यों जो भी कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है अब्दुलरहमान भाई आपने। लाजिम बात है, अब यहाँ पे वो मेटा क्वेश्चंस की डिटेल तो शेयर नहीं की जा सकती। अगर आप इस सेशन के बाद हमारे ग्रुप के अंदर इस चीज़ को आना चाहें तो हम ज़रूर इसको डिस्कस कर लेंगे कि कैसे किए जा सकते हैं ये। वेलकम। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन काफ़ी जानदार लगा मुझे, और इसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। सॉरी, इट्स अगेन। एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस भी अगर इंक्लूड कर लें। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्लान फॉर द फ्यूचर, बट अगर इस चीज़ को भी इंक्लूड कर लिया जाए कि अगर हम किसी शख्स के साथ इंटरेक्शन रखते हैं और 9 काम उस बंदे की तरफ से पॉजिटिव है और एक काम जो नेगेटिव है, हमारा फोकस उस नेगेटिव की तरफ ज़्यादा होता है, तो हम 1 आउट ऑफ 10 को इम्पोर्टेंस देते हैं। और चूंकि एक परसेप्शन इतनी हाई लेवल पे बिल्ड हुई भी होती है उस शख्स के लिए कि हमसे वो एक दफ़ा का भी इनकार नहीं सुना जाता। तो हम अपने ब्रेन को किस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि हम उसको पॉजिटिवली लें और उसको पॉजिटिवली लेकर उस चीज़ को इग्नोर करें और हम उस 9 पे वर्किंग करें जो उसने पहले इन द पास्ट पॉजिटिव परफॉर्म की है। थैंक यू। जी ज़रूर। आई थिंक जवाद नाम है आपका जो यहाँ शो हो रहा था। जी जी, जवाब भाई। जी जवाब साहब, ज़रूर हम इसको ज़रूर ऐड करेंगे। अभी इनके बेसिक चीज़ें चल रही हैं और हम इसको ज़रूर प्रॉपर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे हम इन चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे तो ऑलमोस्ट जो हमारी दिमाग की खिड़कियाँ वो भी खुलना शुरू हो जाएंगी। हमें आइडिया होता जाएगा कि कैसे हम इन चीज़ों के ऊपर भी काम कर सकते हैं। लेकिन एक वजह मेरा ख्याल है हम सब जानते हैं, उसकी रीज़न यही होती है कि हमारे यहाँ क्योंकि मोस्टली नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा एड्रेस किया जाता है, उनको ज़्यादा बताया जाता है। आप घर से ही स्टार्ट करें, रिश्तेदारों से स्टार्ट करें, तो मोस्टली बातें जो बताई जा रही होती हैं वो ये फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ चीज़ ऐसी है, फ़लाँ सियासी जमात ऐसी है, फ़लाँ मसला कैसा है, फ़लाँ रिश्तेदार ऐसा है। तो बेसिकली हमारी कंडीशनिंग ही बचपन से ऐसी हो रही होती है कि हमारा ज़्यादा फोकस जो होता है वो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ही होता है। वो मेरी एक दफ़ा एक दोस्त के साथ बात हो रही थी, तो वहाँ भी यही डिस्कशन है कि मामला आया इसी तरह, तो वो फ़ौरन जो है ना पहले उन्होंने नेगेटिव पॉइंट सामने रखा उसका। तो मैंने यहाँ ये फ़िक्रा वहाँ पे बोला कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी आपसे मशवरा ले रहा होता है, कोई भी काम करने लगता है, तो पहले हम उसके जिसे कहते हैं ना मनफी पहलू सामने लेके आते हैं कि अच्छा ये हो गया तो फिर ऐसा क्या करोगे, ये चीज़ होगी तो फिर इस तरह कैसे होगा। तो उस वजह से हमारी क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है बार-बार की, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड हमें चीज़ें ही वही सामने ला के दे रहा होता है। तो होपफुली जब इस चीज़ को हम हर सेशन के अंदर समझते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जिसे कहते हैं कि दिमाग की जो है वो ट्रेनिंग हो जाएगी और हम इजीली इनके ऊपर ओवरकम कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। किसी और ने शैडो वर्क की डेफिनेशन दी है तो मैं वो पढ़ देता हूँ, उसके बाद
shadow work if the psychological and spiritual process of exploring, acknowledging and integrating the shadow self, for example the hidden and suppressed and denied part of our personality. ये shadow work की किसी definition दी है और मेनली ये उसी के ऊपर है, shadow work के क्वेश्चन के साथ ही था। तो जरूर हम इनसे इसके ऊपर बात जरूर करेंगे, अगर ग्रुप में हमारे पास आएंगी तो इनके इश्यूज को हम जरूर एड्रेस करेंगे यहाँ पे। थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट डेफिनेशन। इसके अंदर एक और सवाल है निका, हाउ टू नो व्हाट इज द राइट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको सबसे पहले तो आप खुद हैं जो इस चीज़ को बता सकते हैं कि अपने तौर पे मैंने ठीक किया नहीं, और लाजिमी बात है कि जिस जगह इस क्वेश्चन कर रहे हैं उनका जो रिस्पांस होता है वो आपको ज़रूर शो करवा रहा होता है कि दैट्स द राइट क्वेश्चन और द रॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव कंडीशनिंग को कैसे अंडू करें। जी अभी जवाद साहब ने भी इसी के ऊपर बात की थी मेरा ख्याल है, तो ज़रूर हम इसको ऊपर एड्रेस करेंगे। सबसे पहली वही बात है ना कि मैं अगर इस बात को रियलाइज़ कर चुका हूँ कि जी क्योंकि मेरी मेमोरी के अंदर मैक्सिमम जो बातें आई हैं वो यही आई हैं कि नेगेटिव ही आई हैं, तो उस वजह से ये मेरे साथ ये मामलात हो रहा है। तो सबसे पहले ये रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन के बाद ये देखें, सब इसमें एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ मैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। जिसे हम कहते हैं ना, उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एहतसाब करना। सबसे पहले खुद के ऊपर काम करना शुरू करें और देखें क्या मैं किन किन मौक़ों के ऊपर, किन किन जगहों के ऊपर, किस किस मामले के अंदर यही जो मेथड है वो यूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जब मुझे खुद आइडेंटिफाई होने लग जाएगा अपने बारे में, और जब मैं उनको जिसे कहते हैं कि ठीक करने के ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें पता लगने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अकेले बैठ के डेली रात को नोट कर लें, बैठ के सोच लें कि आज कौन कौन से मामला ऐसे हुए हैं जहाँ मैंने नेगेटिव जो है वो अपना रेस्पॉन्स जो है कहीं पे शो किया है या दिखाया है, किसी के साथ बात में, किसी के साथ मामले के अंदर। तो जब डेली बेस के ऊपर आप इसको देखना शुरू करेंगे तो आपका माइंड खुद ही आइडेंटिफाई करता जाएगा और आपके लिए आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय क्वेश्चन वाज हाउ टू आस्क राइट क्वेश्चंस। मेरा क्वेश्चन उन्होंने आधा पढ़ा है या फिर आई थिंक सेकंड पार्ट पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है। थैंक यू। How to ask right question in which condition, in what way? वही मैं पूछ रहा हूँ कि किस मामले में what to write right, हर जगह के ऊपर डिफरेंट हो सकता है ना सवाल। अच्छा, मैं जो है मैं विद्या कुछ कहना चाह रही है। अच्छा, इन एनी सिचुएशन। अच्छा, अभी बड़े मजे की जो है ना रऊफ ने बात की थी। मैंने कहा कि जो है ना एक बंदा मुझसे बदतमीजी कर रहा है, अब वो जो है ना बदतमीजी कर रहा है, कुछ ऐसी बात सवाल आया था। तो इन्होंने आगे से ये पूछा था कि आपको कैसे पता कि वो बदतमीजी कर रहा है। ये राइट सवाल है। अच्छा, एक और सवाल भी हो सकता था कि जी क्या बदतमीजी कर रहा है। सवाल जो सही सवाल होता है वो अगली सिचुएशन की कोर को जब हिट करता है वो सही सवाल है। ठीक है, हम बहुत दफा सवाल ऐसे पूछते हैं जो कोर को हिट नहीं कर रहा होता, जो इर्द गिर्द सवाल कर रहा होता है। इसकी एक और अच्छी मिसाल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो आजकल बड़ा मशहूर एक जो है ना वो चल रहा है, डिबेट हुई थी जावेद अख्तर की और शुमाइल नदवी साहब की। तो उसके अंदर आप अगर उसमें देखेंगे तो वो जावेद अख्तर एक सवाल पूछते थे तो वो कहते थे, मुफ्ती साहब कहते नहीं ये सवाल नहीं है, सवाल जो हो रहा है वो दूसरा सवाल है। तो राइट क्वेश्चन वो है जो कोर का सवाल है।
अब ये बात जो है कोर कैसे पहचानी जाती है, उसके लिए भी थोड़ी देर पहले जो रऊफ ने कहा कि इट इज अ बिग डिस्कशन, लाइक इतनी वो 1-2 मिनट के अंदर या एक आधी डिस्कशन के अंदर ये बात पूरी नहीं होगी, लेकिन इसका मेरे ख्याल में आसान जवाब यही मैं दे सकता था. होपफुली यू गॉट लाइक अ बेट. किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट में या हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो सेशन के एंड की तरफ चलते हैं. जी साहब, देख रहे हैं अगर कोई क्वेश्चन कोई डिफरेंट क्वेश्चन है तो हम उसको जरूर लें, नहीं तो इस डिस्कशन को हम आज एंड करते हैं और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीकेंड पे आएंगे. देख लें क्वेश्चन अगर कोई है ऐसा. भी नहीं है, अगर कोई और क्वेश्चन है तो जरूर. जी बाकी मैं ज़रूर अब्दुर्रहमान भाई ने अभी जिस तरह जिक्र किया है, मैंने भी उनको यही जवाब दिया है कि आप अगर प्राइवेटली आ जाएं, ग्रुप के अंदर आ जाएं, बेशक क्वेश्चन करें तो हम आपको ज़रूर इसमें गाइड कर लेंगे कि बेटर क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से किया जाता है, जिसमें हम मेटा का लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे. और मोस्टली जो है तो जब हम कोचिंग कर रहे होते हैं तो कोचिंग के अंदर भी मोस्टली यही मेथड यूज़ हो रहा होता है कि कैसे किस मौके पर जो है वो बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो आप करके आप जो जानना चाह रहे हैं या कन्वे करना चाह रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं. अगरचे इसके लिए तो पूरा एक कोर्स है, अगर हम लाइव कोचिंग करें या आप एनएलपी के अंदर हम जिसे कहते हैं मेटा प्रोग्राम, एक पूरा का पूरा एक टॉपिक है, इसके ऊपर वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली you will be able to ask a right question in a right situation. सर वो जरा रिपीट कर दें. डिलीट, डिसॉर्ट और थर्ड हमेशा मेरा डिलीट हो जाता है, क्यों होता है ये नहीं पता. वो डिलीट इसलिए हो जाता है अच्छा जी, वो डिलीट है, डिस्टार्ट होता है और जनरलाइजेशन होता है. डिलीट ये है कि जैसे आज के सेशंस के अंदर बहुत सी बातें हमने की हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन कौन सी बातें यहाँ पे हुई हैं, तो हो सकता है आप अगर 10 बातें हुई थी तो उनमें से हो सकता है 5 को रिपीट कर सके, 5 को ना कर सके. तो एक तो ये हमारा दिमाग कर रहा होता है कि 5 को डिलीट कर देता है. डिस्टॉर्ट ये होता है कि हो सकता है उन 10 बातों में से अगर मैं पूछूं कि कौन सी बात क्या हुई है, तो हो सकता है कि कुछ बातों का आप और तरीके से बयान करें और हो सकता है मैंने कुछ और तरीके से बयान की हो यहाँ पे. इसे डिस्टॉर्ट करना कहते हैं कि मतलब कुछ और दे देना बात को या सिचुएशन को कोई और मतलब दे देना. और तीसरी चीज जो बताई गई थी वो जनरलाइज थी. जनरलाइजेशन यही थी कि जैसे आपने कहा कि मुझे हर दफ़ा भूल जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको ये एक्सपीरियंस हुआ था कि ये बात आपको बताई गई थी तो आपको भूल गई थी, तो अब भी आपको ऐसा लगा कि क्योंकि लास्ट टाइम भूल गई थी और आप भी मुझे भूलेगी और भूली है. तो मतलब ये है कहने का कि पास्ट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हम एक वही राय दोबारा कायम कर लेते हैं उस शख्स के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था तो अब भी ऐसा ही हुआ है या ऐसा ही होगा. तो ये बेसिकली सर क्या कंक्लूजन कर रहे होते पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं जो ज्यादा डिलीट करते हो या ज्यादा डिसऑर्ड करते हो या ज्यादा जनरलाइज करते हो? क्या पर्सनालिटी टाइप्स इस तरह से बनी हुई हैं? अच्छा, पर्सनालिटी टाइप्स के ऊपर शायद अब्दुर्रहमान भाई मुझसे एग्री करेंगे यहाँ पे. ये जो हम किसी के ऊपर ना वो कर देते हैं कि इसकी ये पर्सनैलिटी, इसकी ये, इसके लिए ये है. आज से शायद 15-20 साल पहले जब नफ्सियात के ऊपर जो 3 या 4 किस्म की पर्सनैलिटीज आती थी, फिर उसके बाद पर्सनैलिटी टाइप्स हैं वो 10 से 20 हो गई, फिर 25 हो गई, ये तो बढ़ती जाएंगी. तो एक्चुअली अगर मुझसे एक लाइन में अगर पूछे तो मैं इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करता. हाँ, ये कह सकते हैं कि हर इंसान का सोचने का अंदाज जो है वो बस का डिफरेंट होता है दूसरे से. किसी एक चीज़ में मुख्तलिफ होगा, किसी में एक जैसा होगा. बस इसको इस लाइन इस तरह देख सकते हैं. बाकी ये लेबलाइज करना या कहना कि एक इसकी ये पर्सनैलिटी है, इसकी ये है, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ जिसे कहते हैं माइंड साइंसेज, मैं इनको चीज़ों को नहीं मानता. सर एक चीज मैंने पूछनी थी
कि क्या हम माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे आपने कहा ना जनरलाइजेशन में हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, तो हम अपने माइंड में ये चीज फिक्स कर लें कि हम मैं ये चीज नहीं भूलूंगी, तो क्या वो हमें हेल्प देगी ये चीज? इस टाइम आप कौन सा वेबिनार जो है अटेंड कर रही हैं? NLP। नहीं, इसका नाम क्या था आज के वेबिनार का? अंडरस्टैंड योर माइंड टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, ऐसा ही है। मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ, इसको ज़रा सुन लीजिएगा। आज हमारा जो वेबिनार था वो उसका जो टॉपिक था वो था अंडरस्टैंड योर माइंड टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, और इसमें जो है वो जनरलाइजेशन की जो डेफिनेशन आपको बताई गई थी वो ये थी कि पास्ट के रेफरेंस की बेस के ऊपर हम बात कर अपनी राय कायम कर रहे होते हैं। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हमने एक प्रोग्राम किया था जिसका नाम था अंडरस्टैंड योर माइंड टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आपको जनरलाइजेशन की डेफिनेशन खुद ही आ जाएगी उस वक्त। बेसिकली इसे कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, हमारी NLP की लैंग्वेज में इसे कहते हैं एंकरिंग, एसोसिएशन। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस प्रोग्राम के नाम के साथ इस डेफिनेशन को एंकर कर रहा हूँ, एसोसिएट कर रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये सोचें कि एक प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर हमने इस टॉपिक को कवर किया था, तो वहाँ पे एक और भी चीज़ वहाँ पे डिस्कस हुई थी जो मुझे परेशान कर रही थी, तो आपका माइंड खुद ही आपको रिमाइंडर दे देगा, याद करवा देगा। वो थी जनरलाइजेशन की डेफिनेशन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया सबका, तो माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला। सर मेरा सवाल ये था कि सर अगर हमने अपने अंदर और बेहतरी करनी हो और ज़्यादा अच्छे से जो है ना समझना हो और उसको स्टार्ट अभी से करना हो कि मेरा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे जो चीज़ों को प्रोसेस करता है, मतलब छोटे लेवल पे बेसिक बताइए, कोई तो वो आप क्या बताएंगे सर, उसका बता दें थोड़ा। तौसीफ, आपकी आवाज़ दरमियान में थोड़ी कट गई थी। बहरहाल जो मैं जहाँ तक समझ सका मैं बता देता हूँ कि बेसिक लेवल की चीज़ें तो जैसे आज हमने डिस्कस की हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में भी हम इनको डिस्कस करेंगे। बाकी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं, आपको गूगल से बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पे बेसिक्स जो हैं वो माइंड की आपको मिल जाएंगी। या उसके बाद आप जब चाहें, आप तो माशाल्लाह मेरा ख्याल है जो तौसीफ मैं समझ रहा हूँ अगर आप वही हैं, तो मेरा ख्याल है हमारी एक दफ़ा गुफ्तगू हो चुकी है और मैं वेट कर रहा था आपके दोबारा गपशप का। अगर दोबारा कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मैं वैसे ही बता दूंगा कैसे काम करता है। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है मैंने सही जाना है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी। साथ कोई क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा, इसमें मेरा क्वेश्चन था इसके रिलेटेड ही कि जिस तरीके से हम बात करें कि हर चीज़ को अगर हम एजम्पशन में करने के मुझे ये मसला है और मुझे ये बीमारी है, फॉर एग्जांपल कोई भी एजम्पशन लेके चल रहे हैं, तो वो माइंड उसको जिस आप कहें सबकॉन्शियस में हमें रिपीटेटिवली चीज़ें कर रहा होता है। तो मोस्टली हमारे साथ यही बिहेवियर होता है कि हम हर सिचुएशन के साथ कोई ना कोई एक एसोसिएशन लगा लें और उसके साथ चलते रहें, तो फिर हमारे साथ मसाइल आते हैं या ठीक हो जाती हैं चीज़ें। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। बहुत सी चीज़ें एसोसिएट हो रही होती हैं हमारे माइंड के साथ। इसमें ना मैं एक लास्ट बात इसमें ऐड कर देता हूँ जो मैं चाहूँगा कि आप हम सब जो है इसके ऊपर गौर करें। वो ये है कि मोस्टली अब जैसे आपने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, कोई भी इशू होता है ना, हम उस इशू को ठीक करने में लगे होते हैं, उसी के ऊपर ही बार बार बात कर रहे होते हैं, बजाय उसको हम ठीक करने के अगर हम उसकी हकीकत को जानने की तरफ फोकस करें कि ये मामला है तो इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं, ये होते हैं तो क्यों होते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ जी ओवर थिंकिंग एक बंदा कर रहा है,
अगर हम ओवर थिंकिंग के इलाज की बजाय अगर हम ये उसको जानने में हेल्प आउट कर सकें कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है, ये है क्या चीज़, ये कैसे होती है, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। स्ट्रेस है, ठीक है, डिप्रेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी इश्यूज है, ये इश्यूज की रीजंस क्या होती हैं, ये पैदा कैसे होते हैं, ये कैसे बनते हैं, तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए उन चीज़ों से बाहर निकलना। ये भी हमारे यहाँ होता है कि मोस्टली हम उसी जो इशू होता है उसी के ऊपर ही बात कर उसी को रिपीट कर रहे होते हैं, उसी को जान रहे होते हैं, तो एग्जैक्ट हम उसकी जो नेचर होती है वो नहीं जान पाते। तो अगर हम नेचर उसकी जान लें तो हमें बहुत ईजी हो जाता है। आसान अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ कि वही बात है जिस तरह हमने आज का ये टॉपिक रखा था, बजाय इसके कि हम ये कहें कि जी दिमाग में मसला हो रहा है, हम दिमाग को ही क्यों ना जानना शुरू कर दें कि दिमाग काम कैसे कर रहा होता है जिस तरह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब उसको जानना शुरू कर देते हैं वो ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे लिए उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना। ठीक हो गया, इसको एंड कर लेते हैं, आप क्लोजिंग मार्क्स के साथ एंड करना फिर। सबसे पहले तो बस अगेन मैं शुक्रिया अदा करूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज आए, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर हमने स्टार्ट किए तो बहुत से पार्टिसिपेंट जो स्किप कर गए। होता ये कि जब हम आंसर कर रहे होते हैं तो फोकस हमारा उनके क्वेश्चन के ऊपर होता है, तो बाज़ लोग थोड़े से उसको थोड़ा सा इस तक ले जा रहे होते हैं कि चले अब हम एंड कर लें। बहरहाल फिर भी एक अच्छी ऑडियंस आज हमारे पास मौजूद थी। होपफुली के नेक्स्ट इसमें हम मज़ीद कुछ सीखने को मिलेगा। ये पूरी हमारी सीरीज़ है जिसमें हमने 6 से 7 जो प्रोग्राम है वो ऐड किए हैं, तो आई होप कि आप दोबारा इसमें ज़रूर ऐड होंगे। और लास्ट में एक बात वही कि जो बेसिक चीज़ें हमने स्टार्ट में आज हमने सीखी हैं, पढ़ी हैं, उनको अपने साथ रिपीट करें, उनको जानें, और जितना आप उनको जानेंगे दोबारा रिपीट करेंगे अपने साथ, तो मोर देन 50% आपके मसाइल वहीं पे हल होना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम मज़ीद नई चीज़ों के साथ जो है वो आएंगे आपके साथ। और बाकी आप मैं सबका दोबारा एक दफ़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ मिला होगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप अपने जो है वो फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा हमारे ग्रुप के अंदर।